गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप सबको पता है कि जिस तरह से काबिल एकेडमी ने एक मुहिम चलाई हुई है जहां पे हम लोग WBSSC अपर प्राइमरी केंद्रीय विद्यालय संगठन WBSLST, इसके अलावा सीटेट का जो सेकंड पेपर है उसमें आने वाली एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं सोशल स्टडीज़, यानी कि सामाजिक अध्ययन, जिसके अंदर आता है इतिहास, भूगोल, है ना, पॉलिटिकल साइंस और आपका पर्यावरण विज्ञान यानी कि एनवायरमेंटल साइंस। तो इसका जो अध्ययन है ये हमने जब WB टेट की हमने पढ़ाई करवाई थी यूट्यूब पे, वहाँ मैंने भरपूर एनवायरमेंटल साइंस मैंने करवाया है। मैं एक बात आपको बता दूं, आप सारे पेपर उठा के KVS के, SLST के, WBSC प्राइमरी के, सीटेट के सेकंड पेपर के आप सारे पेपर उठा के देख लो। जितना मैंने WB टेट प्राइमरी मैंने पढ़ाया है वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का अल्टीमेट है, वो तो आपको पढ़ना ही है। साथ में जो एक्स्ट्रा एडवांस वर्जन के लिए जो अभी WBSSC अपर प्राइमरी, KVS या सीटेट के सेकंड में जो सोशल स्टडीज़ का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। जी हाँ, आज हम लोग खेतीबाड़ी करेंगे भी और खेतीबाड़ी सीखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। तो एग्रीकल्चर पढ़ना है जो कि आपका WBSSC अपर प्राइमरी, SLST, KVS जिसके लिए एक्सक्लूसिव है, सीटेट सेकंड पेपर और अदर स्टेट्स के टेट और टीचिंग एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इक्वली ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। जो एस्पिरेंट आज UPSC की तैयारी कर रहे हैं, WBCS की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है जहां हमने इस वीडियो में हर एस्पेक्ट को और पहलू को कवर करने की कोशिश करी है। ये थ्योरी वीडियो है, इसे पढ़ने के बाद ही इसके बाद एक 200 क्वेश्चंस की MCQ की सीरीज आएगी एग्रीकल्चर पे। इस वीडियो के बाद जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे तरह से थ्योरी को समझ पाएगा वो 200 MCQ को भी आसानी से कर पाएगा। ठीक है, तो लंबी वीडियो है, ज्यादा समय जाया ना करते हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक एग्रीकल्चर, जो सोशल स्टडीज का एक सब टॉपिक है। इसके बाद और भी टॉपिक आने वाले हैं, ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी, पोल साइंस का भी और EVS का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक जो मुद्दा होता है कि भाई एग्रीकल्चर है क्या। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है क्या, है ना। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर करना, खेती बाड़ी करना, कृषि करना, फसलें उगाना, ये एक आर्ट और एक साइंस है, यानी कि एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, यानी हर कोई नहीं कर सकता। आर्ट इसलिए है कि भले ही एक व्यक्ति एग्रीकल्चर के बारे में पूरी तरह से उसने पढ़ लिया है, वो प्रोफेसर है और कॉलेज में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको प्रैक्टिकली अगर खेतीबाड़ी करने दिया जाए बैल के साथ वो खेतीबाड़ी कर ही लेगा। यहीं पे काम आता है अनुभव। वहीं एक किसान जिसने आज तक स्कूल का मुख भी नहीं देखा है, कभी स्कूल नहीं गया है, उससे बेहतर खेतीबाड़ी कोई नहीं कर सकता। वो पूर्वज से लेके नए जनरेशन के बच्चे भी आज खेतीबाड़ी करते हैं, चाहे बैलों के माध्यम से करना हो या न्यू टेक्नोलॉजी हार्वेस्टिंग मशीन के द्वारा करना हो। तो ये एक आर्ट है और ये एक एक्सपीरियंस के जरिए आता है। विज्ञान इसलिए है कि जो फसलें हैं वो मिट्टी में पैदा होती है, खेतों में पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? जब ये सवाल पूछते हैं हाउ एंड व्हाई, तो सवाल का जवाब को विज्ञान देता है कि सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन तैयार करनी होगी। ज़मीन में जितने भी वीड्स वगैरह होते हैं जो ज़मीन की मिट्टी से उसकी उर्वरक शक्ति और खनिज शक्ति चुरा लेते हैं, सबसे पहले इन्हें हटाना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। मिट्टी की उपजाऊपन को खोद कर, प्लाव करके नई मशीन के द्वारा जो अभी उपलब्ध है या बैलों के द्वारा जो एक ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से आज भी गांव में उपलब्ध है, मिट्टी को उलट पुलट करके उसके ह्यूमस को ऊपर लाया जाता है, उसे समतल बनाया जाता है थ्रेशिंग के जरिए। उसके बाद उसमें बीज को कैसे बोना है, कितनी दूरी पे बोना है, किस सीजन में किस फसल को बोना है, मॉनसून सीजनल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, खेतीबाड़ी के लिए क्या क्या पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट की जरूरत होती है, ये जानना, इसको जानने में विज्ञान आपकी मदद करता है। ठीक है, तो ये एक आर्ट है, एक साइंस है। क्या का कि हाउ टू कल्टीवेट द सॉइल, कि मिट्टी को कैसे हम लोग खेती करते हैं, उसको तैयार करते हैं कृषि के लिए, उस पर हम लोग फसलें कैसे उगाते हैं या पशुपालन करके अपनी जीविका कैसे अर्जन करते हैं। तो खेतीबाड़ी करके भी, और जो लाइव स्टॉक होता है यानी कि भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, सूअर जो पालना होता है अपने फार्म पे, ये भी खेतीबाड़ी के अंदर यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें आपका शामिल है पौधे, जानवर, है ना, और वो सारे प्रोडक्ट्स,
फॉर पीपल टू यूज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन टू मार्केट। तो इसमें जो प्रोडक्ट पैदा होते हैं, चाहे वो फसलों से मिलने वाले अनाज हो, फल हो, ठीक है, या जानवरों से मिलने वाले मीट हो या एनिमल प्रोडक्ट हो, चाहे अपने लिए यूज करें या आप उसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करें जहां से आपको प्रॉफिट या लाभ होता है। ये पूरा हो गया। एग्रीकल्चर को हमने समझ लिया कि आखिर हमारा एग्रीकल्चर है क्या। बहुत सारी विभिन्न यहाँ तस्वीरें हैं, ये लाइव स्टॉक की तस्वीरें हैं और यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, यहाँ फसलों को काटा जा रहा है, मतलब एक तरह से हार्वेस्टिंग किया जा रहा है हाथों से, जो ट्रेडिशनल मेथड है जो गांव में, चूंकि आज भी लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं होता है कि वो हार्वेस्टिंग और फसलों को काटने के लिए मशीनों का प्रयोग कर सके ताकि समय की बचत हो और पैदावार ज़्यादा हो, इसलिए आज भी वहाँ हाथों से फसलों को काटा जाता है। और ये जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, ट्रैक्टर और हार्वेस्टिंग की मदद से एक बार में ही चीज़ों को बो दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ जो आप स्पेशली देख रहे हैं ना, इसे हम लोग टीलेज फार्मिंग कहते हैं। ये जो देख रहे हैं एक कतार में बिना मिट्टी को तैयार किए ऐसी टेक्नोलॉजी जिस मशीन के अंदर अनाज को रख भी दिया जाता है, मशीन में नुकीले जो होते हैं इस तरह से एक घुमावदार औजार लगे होते हैं ताकि मिट्टी को खोदते हैं, और एक कतार में मिट्टी को वो खोदते जाते हैं और उसमें बीज एक अलग अलग अंतराल पे बोते जाते हैं। तो बिना मिट्टी को प्लाव किए, बिना मिट्टी को तैयार किए, बिना मिट्टी के सॉइल मृदा अपर्दन किए, बिना सॉइल अपर्दन किए, सॉइल एरोजन किए आराम से खेती की जा सकती है और पैदावार भरमार हो सकती है। जहां तक अब भारत का सवाल है, तो भारत तो भाई पूरी तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है, कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, सदियों से रहा है, आज भी कृषि प्रधान है ना। हाँ, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है ये अलग बात है, पर आज भी बहुत ज्यादा, यानी कि हमारे भारत की आबादी का यानी कि टू थर्ड जो है आज भी कृषि जैसे कामों में लगा हुआ है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है, विकास कर रहा है, विकासशील देश है, इसलिए कृषि करना यानी कि एग्रीकल्चर यहाँ की प्राथमिक काम है, प्राइमरी एक्टिविटी है, विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड, यानी हमारे देश में खाद्य पदार्थ जो उपलब्ध होते हैं, इसका मैक्सिमम खाद्य पदार्थ जो होता है वो प्राथमिक रूप से भारत में की जाने वाली कृषि के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, जो अलग अलग राज्यों में उनके अपने अपने मौसम और जलवायु के हिसाब से जो किसान बोते हैं और हमें देते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और जो अनाज है, फूड ग्रेन्स, ये तो हमें मिलते ही हैं। इसके अलावा जो किसान जो होते हैं, यानी हमारे देश में कृषि के माध्यम से केवल अनाज नहीं, फल फूल भी नहीं, बल्कि जो कच्चे माल है इनको भी उगाया जाता है। जैसे कपड़े के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए किसान जो है कपास की खेती करते हैं, है ना। तो कपास की जो खेती होती है, इसके अलावा गन्ने की खेती होती है, जो चीनी वगैरह के लिए कच्चा माल होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो फूड ग्रेन्स के अलावा, अनाज के अलावा किसान कच्चे माल के तौर पे उपलब्ध कराते हैं ताकि इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके, विकसित किया जा सके और भारत में दूसरे प्रोडक्ट भी, है ना, पा सके देश के लोग। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, जो बेसिक डेफिनेशन और इसके क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ क्या होता है। आगे अगर हम देखें, अगर हम कृषि के इतिहास की अगर बात करें, तो भारत का ये जो इतिहास की जो कृषि का जो इतिहास है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा और हम पढ़ाएंगे आगे जाके, वहां से ये शुरू होती है। जब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने कृषि करना शुरू किया था, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और बेबीलोन, इनके साथ जब ये बाटा सिस्टम यानी कि आदान प्रदान की स्थिति, उस समय से ये खेती के ही माध्यम से, अनाजों के आदान प्रदान से, कपड़े के आदान प्रदान से अनाजों का व्यापार होता था। तो वहां से है हमारे भारत का इतिहास। और सही कहें तो इवन बिफोर दैट इन अ फ्यू पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, और सिंधु घाटी के सभ्यता से भी बहुत पहले दक्षिणी भारत के ऐसे बहुत सारे हिस्से थे जहां पे कृषि शुरू हो गया था, ठीक है। अब जहां द एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि जो कृषि विभाग है, ये वन ऑफ द फॉरमोस्ट इंपेरेटिव बिजनेस विद इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जहां तक जीडीपी में यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे बड़े योगदान और कंट्रीब्यूशन की बात है, तो कृषि क्षेत्र से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूटर जो होता है वो भारत की कृषि क्षेत्र से आने वाला इनकम होता है, जो एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, विच इंप्लाइज कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का वो कृषि से बना हुआ है। अगर हम रफली बात करें तो आप पकड़ लीजिए 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वर्क्स विद इन द इंडस्ट्री, यानी अगर आप भारत की पूरी जनसंख्या की बात करें तो आप मान के चले कमोबेश 60% हमारी भारत की जनसंख्या जो है वो
कृषि उद्योग में लगी हुई है, इंप्लॉयड है किसी ना किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चाहे डायरेक्ट फसल उगाना हो, फसलों को प्रोसेस करना हो, उसे एग्रीकल्चर मार्केट में बेचना हो, कच्चे माल को इंडस्ट्री में पहुंचाना हो, उससे बने हुए फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना हो। ठीक है, सो कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 18% टू इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 18% जो इनकम है जो वो हमारे भारत के कृषि क्षेत्र से आता है। दिस शेयर diminishes continuously with each year with the advancement in other sectors and divisions of the country's economy। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा विभाजन हो गया है और बहुत ज़्यादा दूसरे सेक्टर भी, दूसरे विभाग भी शामिल हो गए हैं, इसलिए कृषि से आने वाले योगदान का जो मात्रा है, जो शेयर है, वो धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि लोग जो है वो कृषि क्षेत्र से दूसरे सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेक्नोलॉजी है ना, हेल्थ सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, उस ओर जो है शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भारत में जो कृषि होती है बहुत सारी दिक्कत है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी दिक्कत है। इसको लेके जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, 2 साल के किसानों के संघर्ष और कई लोगों के बलिदान के बाद जो है सरकार को बाध्य होकर ये कानून वापस लेना पड़ा था। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज भी भारत में जो कृषि प्रधान देश है, किसानों को जिस तरह से उनके अनाजों का मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो लोग कड़कड़ाती ठंड में भी और चिलचिलाती धूप में भी सड़क पे सरकार का विरोध करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे देश जो कृषि प्रधान क्षेत्र है इसको बचा के रखा जा सके, क्योंकि ये हमारे देश की और हमारे देश के लोगों की आय की बहुत बड़ी धरोहर है। एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, भारत में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। सो एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी इन इंडिया डिपेंड्स ऑन अ फ्यू कंपोनेंट। देखिए भारत में कृषि कितना अच्छा और उत्तम हाई क्वालिटी का होगा, ये कई सारे जो तत्व है, कंपोनेंट्स है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? दिस इंक्लूड द एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ रूरल इनपुट। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है तो आप कितना जो है आप एक्सेस है या आपके पास कितनी अच्छी क्वालिटी है, जो पानी है यानी कि इरिगेशन की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं है, अच्छे क्वालिटी के बीज है कि नहीं है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आपको एक्सेस है कि नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं जो हम लोग यहाँ उन स्कीम्स के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे, किस तरह से किसान उनको एक्सेस कर सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन ऐप भी है, किसान मित्र भी है, जहाँ जो है किसान अपने खेती बाड़ी के बारे में, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ से उनको सहायता प्रोवाइड की जाती है। जहाँ तक खाद की बात है तो किस तरह से खाद उनके पास उपलब्ध होंगे, कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, भर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, ऑर्गेनिक खाद क्या होता है, तो जो भी चीजें होती है वो किसानों को उपलब्ध कराई जाती है, या तो फ्री में या फिर सब्सिडाइज रेट में। तो ये डिपेंड करता है कि किसान के पास इनकी पहुंच है कि नहीं है। एक्सेस टू एग्रेरियन क्रेडिट। एग्रेरियन के क्या मतलब होता है? देखिए ये एक लोन है। ये क्या है? ये लोन है। यानी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण बैंक है, जैसे कि नाबार्ड आप ले लीजिए, सिडबी आप ले लीजिए। एक नाबार्ड सबसे बड़ा बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये ऐसा बैंक है जो भारत के किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए और जो उपज है उससे जुड़ी हुई जो लोन है, चाहे वो न्यू टेक्नोलॉजी परचेस करनी हो, ट्रैक्टर खरीदना हो, हार्वेस्टिंग मशीन खरीदना हो, इरिगेशन की व्यवस्था करना हो, सीड्स खरीदना हो, फर्टिलाइजर की व्यवस्था करनी हो, किसी के लिए भी किसानों को अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो ये ग्रामीण जो बैंक्स होते हैं, जो कृषि प्रधान बैंक है, वो किसानों को इसके लिए लोन मुहैया कराते हैं ताकि किसान खेती करके, उपज करके प्रॉफिट भी कमा सके और लोन भी चुका सके, है ना। तो इसके लिए कितना एक्सेस है ग्रामीण इलाकों में। एंड क्रॉप इंश्योरेंस जो होता है, भारत एक ऐसा देश है जहां पे अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स हैं और खासकर यहाँ पे तूफान, चक्रवात, ओला वृष्टि होती रहती है। ठंड के महीने में जब किसान खेती करते हैं, अलग अलग चीज़ों की खेती करते हैं, तो होता यह है कभी कभी जब उनकी खड़ी फसल जो है वो खड़े खड़े बर्बाद हो जाती है, क्योंकि अचानक जो है ओलावृष्टि हो जाती है। और जब ओलावृष्टि हो जाती है तो हाइपोथर्मिया के चलते, टेम्परेचर का अचानक से नीचे गिरने के चलते पेड़ इसे सह नहीं पाते और किसानों का पूरा सैकड़ों हेक्टेयर भूमि में फैला उनका पूरा फसलों की खेती खड़े खड़े बर्बाद हो जाती है। किसानों को आत्महत्या कर ले इस तरह की नौबत आ जाती है। महाराष्ट्र के तो आज भी कई सारे हिस्से हैं जहां पे किसानों की आत्महत्या की खबरें आती हैं। तो ये बड़ी दुखद बात है कि जो हमारे देश के जनसंख्या का पेट भरता है, जो अन्नदाता है, आज उनके पास इन चीजों की पहुंच नहीं है। तो जरूरी है कि इस तरह का क्रॉप इंश्योरेंस
किसानों को सस्ती दर पे मुहैया कराया जाए कि अगर उनकी फसलों को नुकसान हो जाता है तो इसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इससे उनका जो नुकसान है, जो आर्थिक नुकसान है, वो नहीं होगा। एश्योरेंस ऑफ प्रॉफिटेबल कॉस्ट ऑफ रूरल डिलीवरी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिलीवरी की जो समस्या है कि जो किसान जो है खेतों में उपज तो लेते हैं, लेकिन उसको मार्केट तक ले जाने के लिए उनके पास एक्सेस ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो है उनके पास उपलब्ध नहीं है ना। और अगर ये मुहैया कराते हैं, अगर वो खुद से करते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाता है, तो उनको उतना फायदा नहीं होता जितना फायदा उनको होना चाहिए। तो जरूरी है कि सरकार इस ओर देखे और उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है या तो उनके खेतों से ही, जहां किसान खेती करते हैं, बहुत जगह देखे होंगे अगर आपके अब मैं जहां रहता हूं यहाँ आसपास बहुत सारे खेतीहर जमीन है, लोग आलू वगैरह कुछ भी उगाते हैं, तो उनके खेत से ही जो है बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां जो है आलू, टमाटर या कोई भी वेजिटेबल प्रोडक्ट या कुछ भी पैडी, गेहूं जो है उनको वहां से परचेस कर लेते हैं। तो किसानों को मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनका फायदा ज्यादा होता है। स्टोरेज की व्यवस्था करानी चाहिए। कुछ बहुत सारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिनका उत्पादन होता है, खेती होती है, तो ये कच्चे माल ये नष्ट हो सकते हैं, तो इनके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसान जब अपने फसल को उगाता है, जो उसकी उपज पैदा होती है, उसको भारत के लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग एग्रीकल्चर मार्केट बनाए गए हैं, है ना। तो वहां पे सरकार के द्वारा जो है उनको ऐसा एक्सेस देना चाहिए कि उनके खेतों से ही उनके प्रोडक्ट्स को, वहां से प्रोड्यूस को उनको एक्वायर कर ले, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके, उनको प्रॉफिट देके और इसको कोल्ड स्टोरेज में रखने की व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों के द्वारा पैदा किया गया जो फसल है वो बर्बाद ना हो। तो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये भारत में एग्रीकल्चर की ये अभी हाल है जिसके बारे में हमने पढ़ा। जहां तक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की बात है, यानी कि कृषि जो विभाग की बात है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट रेफर्स द फेडरल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो सरकारी विभाग है जो कि सेवा देती है, प्रोग्राम बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, नीतियां बनाती है, एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द फार्मर, और किसानों को सेवाएं मुहैया कराती है, जिसमें रिसर्च होता है ना, एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स, यानी कि मिट्टियों की जो उपजाऊपन, जो फर्टिलिटी है, इसे कैसे बचाए रख सके, किस तरह के ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें, खेतों में ही उगे हुए जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें काट लेने के बाद उनका जो अवशेष बचता है उसे खाद के रूप में कैसे इस्तेमाल करें ताकि प्राकृतिक रूप से मिट्टी को खाद मिल जाए। एंड एफर्ट्स टू स्टेबिलाइज द इकोनॉमी क्रिएटेड इन 1862, और 1862 में जो कृषि अर्थव्यवस्था की जो स्थापना हुई उसे किस तरह से स्टेबलाइज करके रख सके, सस्टेन करके रख सके, इसकी व्यवस्था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की करने की है। जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात है, यानी कि कृषि से उपज होने वाले जो भी उपज होते हैं, ठीक है, इसमें एग्रारियन आइटम्स, यानी कि एग्रारियन आइटम्स का मतलब क्या होता है, कृषि से मिलने वाले उपज, ठीक है। इसमें फसलें आ जाती हैं, जानवर यानी कि लाइव स्टॉक हो जाता है, इसे लाइव स्टॉक्स कहते हैं, एक ही बात है। जहाँ भेड़ बकरियों का पालन होता है, जहाँ पे भेड़ बकरियों को ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट माना जाता है, उनसे ही बहुत सारे वो उनके इनकम का सोर्स होता है। तो बहुत लोग खेती बाड़ी करते हैं, बहुत लोग लाइव स्टॉक को यूज करते हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट कंस्ट्रेंट टू फील्ड, हाँ, क्रॉप्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स हो गए, एग्रीकल्चर स्पेशलिटीज हो गए, भेड़ बकरियां हो गई, हॉक्स सुअर पालन हो गया, गोट्स हो गया, घोड़े का इस्तेमाल, पोल्ट्री फार्म, फर बियरिंग एनिमल जिनके रोएदार ये होते हैं, है ना, या एग्स हो गए, या फिर उनके चमड़े का व्यवसाय। तो ये जो जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात है, खेतों से उगने वाले फसल, अनाज, फल, सब्जियां, ये सब भी एग्रेरियन प्रोडक्ट्स है। और बहुत जगह ऐसा है जो हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे लाइव स्टॉक, जैसे कि पोल्ट्री फार्म होना, भेड़ बकरियों का पालन, गाय का पालन दूध बेचने के लिए या उनके मीट को सोल्ड करने के लिए, एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट को ये इंकेश करने के लिए, तो ये सारे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, ये सारे कृषि के उत्पाद के रूप में ही जो है जाने जाते हैं, जो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। क्रॉप्स भी है और लाइव स्टॉक्स भी है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं भाई, कृषि करने के लिए कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे औजार होते हैं जो आपको ज़रूरत है। अगर आप इन औजारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खेती करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम देखते हैं, देखिए जहां तक प्राचीन समय की बात है, माने ओल्डर टाइम्स, या अब आप कहें तो इवन टुडे इन रूरल एरिया, विलेज, रिमोट विलेज एरिया, द फार्मर्स डू नॉट हैव एक्सेस to modern technology like harvesting machine, tractors and other organic fertilizers, which are very much essential for a better crop productivity in a small
हेक्टेयर एरिया ऑफ लैंड। तो अभी भी ग्रामीण जो अब रिमोट ग्रामीण इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, वहां भी क्या होता है कि किसानों की पहुंच नहीं है, उनके पास जो है उनकी क्या है, उनके पास अभी भी खेती बाड़ी करने के लिए प्राचीन काल ले लीजिए या आज के गांव ग्रामीण के लीजिए, बहुत सारे किसान अभी भी बैलों, 2 बैलों के द्वारा और अपनी मेहनत के द्वारा ही खेती करते हैं, क्योंकि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो ओल्डर टाइम्स में जो एग्रीकल्चर में जो टूल्स वगैरह यूज होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर आपको पता है ना, ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, कंबाइन प्लाव फर्टिलाइजर हो गया, यानी कि ट्रैक्टर में ही जो है खेती बाड़ी भी हो जाती है, पीछे जो लगा होता है इस तरह से आप देख सकते हैं, खेती बाड़ी भी हो जाती है और खादों का छिड़काव भी हो जाता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। तो ये बहुत कुछ अभी आ गया है। जैसे कि टीनेज फार्मिंग जो है, उसमें क्या होता है, ट्रैक्टर के पीछे ही ये जो आप देख रहे हैं नुकीले हिस्से, जो एक कतार में बिना सॉइल को प्लाव किए, ये एक कतार में जो पहले से मान लीजिए वहां पे खेती बाड़ी हुई है, तो वहां बिना उसको दोबारा तैयार किए कतार में सिर्फ मिट्टी को काट दिया जाता है, ठीक है, और उसमें बीज ऑटोमेटिक जो है मशीनी जो है बो देती है, ठीक है ना, सब कुछ हो जाता है एंड मेनी अदर्स। बट विद दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, टूल्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कल्टीवेशन, न्यू इरीगेशन जो हम यहाँ देख सकते हैं, फैसिलिटीज लाइक ड्रिप इरीगेशन। देखिए ड्रिप इरीगेशन क्या होता है, ड्रिप इरीगेशन समझना होगा कि जैसे मान लीजिए ये फील्ड है, यानी कि ये पूरा मैदान है और यहाँ पे आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये आपके प्रोड्यूस है, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, मतलब सिंचाई की व्यवस्था। तो आप क्या करते हैं, अपने खेत में इस तरह से पानी की व्यवस्था कराते हैं। किस तरह से, इस तरह से पाइप बिछाते हैं, इस तरह से ऐसे आता है, ऐसे आता है, इस तरह से आप पाइप बिछाते हैं हर कतार के साथ, और यहाँ पे छिद्र होता है जहां से पानी जो है टपकता रहता है और पौधों को उनका पानी जो है मिलता रहता है। एक बार में बहुत सारा पानी की जहां जरूरत नहीं है, वहां पे ड्रिप इरिगेशन करके पौधों को लगातार बूंद बूंद करके पानी मिलता रहता है, जिससे पौधे बहुत अच्छे से पनपते हैं। इसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। तो बहुत जगह आज इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, काफी थोड़ा सा खर्च होता है, पूरे आपको खेत में इसको एक जाल जो है बिछाना पड़ता है। पेस्ट कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि अगर आपने अपने पौधों को अगर कीड़े मकोड़ों से नहीं बचाया तो उस आपका जो क्रॉप है वो सस्टेन नहीं करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, कॉलीफ्लावर पता है, यानी कि फूल गोभी। फूल गोभी की जो खेती होती है, चाहे पढ़े लिखे लोग शायद ना बता सके, लेकिन मैं अगर आप खेती है किसानों से जाके पूछे तो वो आपको बता देंगे, लेकिन उन्होंने एक क्लास नहीं पढ़ा है। देखिए जब फूल गोभी की खेती होती है तो पत्ते निकलते हैं, पत्ता निकल जाएगा बहुत सारा, अंदर जाके देखेंगे तो फूल की कली, फूल गोभी की छोटी सी कली होती है जो बाद में फूल गोभी बन जाती है, कली फ्लावर बन जाती है, वो उसी कली निकलती है। किसान क्या करता है, उसको पता है कि फूल गोभी की खेती कैसे करनी है। अगर उसने ये गलती की तो पूरा का पूरा उसका फूल गोभी का बागान जो है ना चट हो जाएगा। कौन चट करेगा, देखिए फूल गोभी पत्ते निकलने के बाद उसके ठीक बीच में जब फूल गोभी की जो कलियां निकलती है, उस पे उसी समय उस कली पे एक कीड़ा रखता है, एक कीड़ा लगता है। अगर उस कीड़े का ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे खेत में एक एक कीड़ा उस फूल गोभी के कली को खा जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा फूल गोभी का पत्ता जो मार्केट में बिकेगा नहीं, पूरा किसान का जो खेल है खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा था ये आर्ट भी है, साइंस भी है। तो जो किसान इसकी खेती करता है वो घर से सवेरे निकलता है, क्या लेके निकलता है, एक सुई लेके निकलता है और वो अपने खेतों में जाता है और हर पत्ता गोभी के पास जाके कली को देखता है कि उसके ऊपर वो कीड़ा है कि नहीं। देखता है कि वो कीड़ा है तो सुई से क्या करता है, उस कूड़े को टक से इस तरह से मारता है, सुई में आ गया और उसे बाहर उसे फेंक देता है। और ये प्रक्रिया पूरे खेत में वो करता है, जिससे वो कली बच जाती है और वो आगे जाके फूल गोभी का रूप लेके किसान के लिए अच्छी फसल और मुनाफा देता है। तो ये एक आर्ट एंड कल्चर है जो सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये एग्रीकल्चरल टूल्स है, ठीक है ना। अब आते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है टिकाऊ कृषि। आपने अभी की और बाद में आपका ये खेल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि नहीं। लंबी क्लास है तो थोड़ी चाय पीनी भी जरूरी है, आप भी ले ले। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, इसका मतलब होता है मीटिंग सोसाइटीज प्रेजेंट फूड एंड विद द नीड्स ऑफ टेक्सटाइल्स विद कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी फॉर अदर करंट नीड्स एंड सस्टेन देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। कुछ नहीं है, टिकाऊ खेती। सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब होता है खेती ऐसी हो और लगातार साल भर हो जिससे अभी वर्तमान की जो जनसंख्या है और उनके जो कपड़े, खाना है ना, एनिमल प्रोडक्ट्स की जो नीड है वो पूरी हो जाए और आगे आने वाले कई सालों तक आने वाले जनरेशन की इन
खाद्य सामग्री, कपड़े या एनिमल प्रोडक्ट्स की नीड जो है पूरी होती रहे, जब वैसी खेती करते हैं तो उसे हम सस्टेनेबल फार्मिंग, टिकाऊ खेती करते हैं। ये नहीं कि इस साल तो हमने अच्छा किया और अगला 2 साल हम खेती ही नहीं कर पाए, तो वो सस्टेनेबल खेती नहीं है। सस्टेनेबल खेती करने के लिए किसानों को भी जागरूक होना होगा, सरकार को भी जागरूक होना होगा, दोनों के कोऑपरेशन से किसानों को पहुंच देनी होगी अच्छे टूल्स लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सीड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, अच्छी क्वालिटी की सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, टीलेज फार्मिंग, है ना। और सरकार को चाहिए कि सारी सुविधाएं लोन के जरिए किसानों को मदद पहुंचाया जाए ताकि सस्टेनेबल फार्मिंग भारत में की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। ड्रोन के माध्यम से भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, जल का छिड़काव किया जाता है। यहाँ देखिए ट्रैक्टर के माध्यम से सब कुछ दिया हुआ है, एक सेंसर लगा हुआ है, डीसी मोटर है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, माइक्रो कंट्रोलर है, डीजीपीएस है, सब कुछ आजकल मॉडर्न हो गया है, आराम से खेती होती है। पेस्ट कंट्रोल करने के लिए किस तरह से दवाइयों का छिड़काव होता है ताकि पौधों को कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके, क्योंकि अगर आपका कीड़े मकोड़ों से नहीं बचाएंगे सारे फल जो है कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, तो ये जरूरी है। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से भी जो जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, एग्रीकल्चर को मोटे मोटे तौर पे कई भागों में बांटा जाता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग किताबों में दिया है। जनरली सबको कंपाइल करके जो समझ में आया उसको एक समराइज करके एक समराइज व्यू यहां दिया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहां अगर हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो जो कृषि है यानी कि जो एग्रीकल्चर है, तो ये जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, इसके 2 भाग है, एक है सबसिस्टेंस और एक है कॉमर्शियल। यानी एक है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग, और एक है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर या कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, ये हो गया। जहां तक सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात है, मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है आपको हम बताएंगे, और कॉमर्शियल क्या है वो भी हम बताएंगे। सबसिस्टेंस ये वो कृषि है जब किसान प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोड्यूस द क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर देमसेल्व्स फॉर देयर ओन पर्सनल नीड, माने अपने जीविका अर्जन करने के लिए, अपने परिवार और खुद को पालने के लिए जब खेती बाड़ी करते हैं तो वो होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन जब उसी खेत के प्रोडक्ट का इस्तेमाल बाजार में प्रॉफिट कमाने के लिए, बेचने के लिए होता है तो हो जाता है कॉमर्शियल फार्मिंग। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम अगर बात करें इसकी, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, जो केवल किसान अपने लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए होता है कई महीनों तक सीजनल, तो इसे हम लोग कई भागों में बांटते हैं। एक होता है फार्मिंग, एक होता है पैस्टोरल और एक होता है लाइव स्टॉक एंड ग्रेन। तो जहां तक पैस्टोरल का बात है, पैस्टोरल कुछ नहीं है। पैस्टोरल जो है वो जो चरवाहा वगैरह होते हैं, जो लाइव स्टॉक वगैरह या जो जानवरों का पालन पोषण करते हैं और एनिमल प्रोडक्ट को बेच के, दूध बेच के, मीट बेच के, उनके स्किन को बेच के जो प्रॉफिट कमाते हैं वही होता है पैस्टोरल। उसी में लाइव स्टॉक एंड ग्रेन भी आता है, यानी कुछ लोग पशुपालन भी करते हैं और फसलों का उत्पादन भी करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन इसलिए करते हैं ताकि उनके पास जो भेड़ बकरियां या जो एनिमल प्रोडक्ट है, ये फसल पूरा का पूरा अपने जानवरों को चारे के रूप में खिला देते हैं। इससे क्या होता है, उनके जानवर खूब तंदुरुस्त होते हैं, मीट देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अंडे देते हैं, बहुत कुछ उनका होता है जिससे उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है और फसल भी उतना हाई फाई उनको उगाना नहीं पड़ता। तो 3 पार्ट है, फार्मिंग है, पैस्टोरल है, लाइव स्टॉक एंड ग्रेन है। फार्मिंग को हम 2 भागों में बांटते हैं। टीलेज जो मैंने आपको बता दिया, एक होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो मैंने कहा स्लैश एंड बर्न, यानी कि जहां पे सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, जहां पे आप एक जमीन तैयार करते हैं, जंगलों को काटते हैं, वहां पे आग लगा देते हैं प्रोडक्ट को, और वहां की जमीन को तैयार करके आप खेती करते हैं, और 1 साल 2 साल खेती करने के बाद जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो उसको छोड़ के आप दूसरे लैंड की ओर तैयार करने के लिए चले जाते हैं, वहां खेती करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं वहां से, जब तक कि उसकी उर्वरक शक्ति लौट ना आए। ठीक है, तो टीलेज हो गया, एक शिफ्टिंग हो गया। टीलेज फार्मिंग मैंने बताया आपको अभी कि टीलेज फार्मिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक खेत को, मिट्टी को तैयार किया, और मिट्टी को तैयार करने के बाद आपने उसमें फसल बोया, बीज बोया, फसल उगी, फसल आपने काट दिया। अब क्या होगा, दोबारा खेती करने के लिए दोबारा आपको खेतों को जोतना पड़ेगा, प्लाव करना पड़ेगा, उतना ना पैसा है ना समय है ना। तो टीलेज फार्मिंग में क्या होता है, एक ट्रैक्टर जैसी मशीन होती है जिसके पीछे 8-10 मुख जैसे नुकीले मुख लगे होते हैं, और उसके अंदर होल्स होता है, सेंसर होता है, जीपीएस जैसा। उसके अंदर जिसकी खेती करनी है उसके बीज को, मान लीजिए धान है, धान के बीज को या कुछ भी जो गेहूं है उसके बीज को रख दिया जाता है, और जिस कतार में पहले खेती हुई थी, जिसके फसलों को आपने काट दिया है,
उन्हीं कतारों में वो ट्रैक्टर को चला दिया जाता है। तो बिना मिट्टी को खोदे, गड्ढा किए, बिना मिट्टी को तैयार किए, विदाउट प्रिपेयरिंग द सॉइल फॉर नेक्स्ट कल्टीवेशन, यू कैन easily grow good amount of crop just with the help of tillage farming nowadays. So it is a modern technology, easy accessible to all the farmers in our country. They can use it to grow their crop in a very large quantity in a small hectare of whatever land they have, they can produce huge. So what is this all about? इसमें क्या होता है कि इसमें जो ट्रैक्टर होता है बस एक लाइन बनाता है, उतना ही गड्ढा करता है जमीन में जिसमें एक बीज आसानी से बोया जा सके और एक निश्चित दूरी पे बोया जा सके। इससे क्या होता है, पूरे खेत को तैयार करने की जरूरत नहीं होती है, पैदावार भरपूर होती है और बहुत अच्छी होती है, खर्चा कम होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दो कर सकते हैं, एक है प्रिमिटिव जो प्राचीन समय में जो खेती होती थी, और एक है इंटेंस। तो प्राचीन समय में खेती इंटेंस की हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, पर्सनल को हम लोग नोमैडिक में बांटते हैं। अच्छा, अब आते हैं कमर्शियल जो प्रॉफिट के लिए होता है। इसके लिए फार्मिंग है, यहाँ भी पास्टोरल है, यहाँ भी लाइव स्टॉक है, पर यहाँ जो कुछ भी होता है वो बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, यहाँ जो कुछ भी होता है वो अपने लिए होता है। तो फार्मिंग हो गया, एक हो गया आपका ग्रेन, एक हो गया प्लांटेशन। पर्सनल में हो गया मीट के लिए, डेयरी के लिए हो गया, और एक हो गया लाइव स्टॉक एंड ग्रेन। इसके बाद इसके एक और पार्ट है जिसे स्पेशल पार्ट है, एक हो गया मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर और एक मार्केट गार्डन। इन सब के बारे में हम लोग आराम से पढ़ेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो मैंने आपको बताया ये कुछ नहीं होता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग ऑकर्स व्हेन, जब फार्मर जो है ना ग्रो फूड क्रॉप्स टू मीट द नीड्स ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज ऑन ए स्मॉल होल्डिंग। ऐसे ये वो किसान होते हैं देश में जिनके पास जमीन का छोटा टुकड़ा होता है, और इतने छोटे टुकड़े में इतनी फसल तो उगती नहीं है कि उसे मार्केट में बेच के इतना लाभ कमाया सके। तो जो स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड होता है, या जो लैंड होता है वो कई भागों में परिवार में बढ़ जाता है, हर एक के पास छोटा छोटा लैंड बच जाता है। अगर ये पूरे लैंड में पूरा परिवार अगर एक बार खेती करता तो यहाँ प्रॉफिट हो सकती थी, लेकिन जब लैंड को छोटे छोटे होल्डिंग में बांट देते हैं तो जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, फसलों की उपज घट जाती है। तो चूंकि किसानों के पास छोटा टुकड़ा ही बच जाता है तो इसका इस्तेमाल फसलों को उत्पादन करने के लिए करते तो हैं, लेकिन बेचने के लिए नहीं, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, बल्कि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण और पेट पालने के लिए करते हैं। तो ये हो गया आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपने सर्वाइवल के लिए और जो मिनिमम जो लोकल रिक्वायरमेंट है, और ज्यादा से ज्यादा अगर बेचेंगे भी तो आसपास पड़ोस में कुछ डिमांड्स होती है, अपने खाने के लिए जितना चाहिए पूरे साल भर उतना रख लेते हैं, या अगले सीजन तक का खाना रख लेते हैं। जो सरप्लस होता है वो लोकल में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो वहां से कुछ पैसा आता है जिससे वो फिर से बीज खरीद के दोबारा बो लेते हैं, जिसमें लगभग ना के बराबर जो है लाभ होता है। तो ये जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ये रेयर है, बहुत ही ना के बराबर होता है। कहाँ, डेवलप्ड कंट्री में, अमेरिका वगैरह यूरोपियन कंट्री में बहुत ही ना के बराबर है। यह जो डेवलपिंग कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, हमारे एशियन कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया है ना, इस तरह ज़्यादा होती है। हाउएवर इट इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर मिलियंस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। लेकिन जितने विकासशील देश है वहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों के खाने की जो स्रोत है उसके लिए सबसे बड़ा स्रोत है आज भी सबसिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जो ठीक इसका उल्टा है, ये यहाँ पे बहुत ही प्लानिंग करके और बहुत ही माहिर तरीके से एक्सपर्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके, है ना, यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्वेस्टिंग मशीन, है ना, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके बहुत ही कम अगर एरिया भी हो, हेक्टेयर हो, तो हाई प्रोडक्टिविटी की जाती है। क्यों? क्योंकि इसका टारगेट होता है कि यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, यानी कि जो भी प्रोड्यूस यहाँ उगेगा उसे मार्केट में बेच के, एग्रीकल्चर मार्केट में बेच के लाभ कमाना इसका हिस्सा होता है। सो कमर्शियल फार्मिंग नॉट ओनली इट पेज फॉर इट्स ओन प्रोडक्शन बट ऑल्सो अर्न्स अ प्रॉफिट। तो इसमें केवल प्रोडक्शन ही नहीं होता है बल्कि इसको बेच के लाभ भी कमाते हैं और अपने लिए भी कुछ रखते हैं। सो इसलिए कमर्शियल फार्मिंग जो है मोस्ट सुटेड फॉर स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल फार्मिंग कुछ नहीं है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है। अपने लिए भी लाइवली स्टॉक, अपने जीवन यापन के लिए भी प्रोड्यूस आ जाता है और बेच के पैसा जो कमाते हैं उससे यहाँ पे कैपिटल की फॉर्मेशन हो जाती है। आगे आते हैं नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, अब ये नोमैडिक हर्डिंग क्या है जो मैंने बताया था अभी, ये सबसिस्टेंस एक्टिविटी का ही पार्ट है जहां पे आप जो भी उगाते हैं अपने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए या लोकल रिक्वायरमेंट को कुछ देने के लिए, अगर सरप्लस हो गया तो इसमें क्या होता है, ये सबसिस्टेंस एक्टिविटी है एंड पीपल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करते हैं,
जानवरों पे, नोमैडिक दिया है ना, जानवरों पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, कपड़े के लिए, शेल्टर के लिए या आवाजाही करने के लिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कई जगह राजस्थान जो आपका नॉर्थ वेस्ट जो स्टेट्स है वहाँ पे, विदेशों में भी आप देख सकते हैं इस तरह के नोमैडिक होते हैं, है ना। और दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है बेस्ड ऑन, यहाँ पे क्या होता है, जानवरों को पाला जाता है, अलग अलग भेड़, बकरियाँ, ऊँट, या जिन जानवरों से उन्हें ज़्यादा मुनाफा है उनका मीट बेच के, प्रोड्यूस बेच के, दूध बेच के, उनके हाइट्स यानी स्किन बेच के, तो ये इसलिए वो उनको पाला पोसा जाता है ऑन नेचुरल ग्रास, यानी कि जो भी प्राकृतिक रूप से जो घास उगे होते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे जो जानवर है उनको चराया जाता है ताकि वो बेहतर हो सके, उनके प्रोड्यूस अच्छा हो सके। ये जो प्रैक्टिस है नोमैडिक हर्डिंग का, ठीक है, ये एरिड यानी जो ड्राई एरिया है जहाँ साल भर जो है 100 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, और सेमी एरिड एरिया जहाँ पे थोड़ी बारिश होती है ना, ये सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री में इनका चलन जो है सबसे ज़्यादा है। सो दिस पीपल आर ऑलवेज, ये लोग हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पे अपने जानवरों के साथ बंजारों की भांति जो है, आप पानी की खोज में कहीं भी घास मिल जाए, कि घास तो चट कर जाते हैं तो कहीं और जाना पड़ता है, वरना जो सारे लाइव स्टॉक है मर जाएंगे। इससे क्या होता है, लीडिंग अ नोमैडिक लाइफ स्टाइल, बंजारों के जीवन ये लोग जीते हैं क्योंकि उपाय नहीं है। और ये इस तरह का जो एनिमल है ये अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कहीं पे भेड़ बकरियों का पालन पोषण होता है, कहीं पे ऊँट का होता है, कहीं पे गाय, कहीं पे भैंस, या कहीं पे लामाज, है ना, जो कि ऊँट की तरह, ऊँट की प्रजाति का ही होता है, इस तरह का होता है। तो जैसे कि जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है जहाँ पे बहुत ही ह्यूमिड और ड्राई जो क्लाइमेट होता है, कैटल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक। तो अफ्रीका ऐसे देशों में जो है वहाँ पे जानवर जो है, जो पशुपालन जो है सबसे इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक है। सहारा ले लीजिए, एशियाटिक डेजर्ट्स ले लीजिए, यहाँ पे भेड़, है ना, बकरी, ऊँट यहाँ पे पाले जाते हैं, है ना। इन द माउंटेनियस एरियाज ऑफ तिब्बत एंड एंडेस में अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, तिब्बत और एंडेस की, तो लामा जो एक तरह के ऊँट का ही प्रजाति होता है, लेकिन इसका कुबड़ नहीं होता है और हाइट में भी ऊँट से छोटा होता है, और याक को पाला जाता है। अगर आप भूटान की बात ले ले तो भूटान के पहाड़ी इलाकों में देखिएगा याक, है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इसके लाइव स्टॉक के रूप में उन्हें पाला जाता है, उनको ग्रीन पास्चर दिया जाता है, उनसे मिलने वाले दूध, मीट या उनके स्किन का इस्तेमाल मार्केट में बेचने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं लाइव स्टॉक रैंचिंग। तो अलग अलग टर्म्स है जिसके ऊपर आपको एमसीक्यू में सवाल पूछा जा सकता है सोशल स्टडीज़ के, ज्योग्राफी के, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसलिए सभी को थोड़ा थोड़ा यहाँ बताया गया है। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए कंप्लीट आपका पैकेज है। तो लाइव स्टॉक रैंचिंग क्या होता है, देखिए 1873 में जोसेफ फेयरवेल गिल्डन ने जब बार्ब्ड वायर यानी कि नुकीले तारों से पिचा हुआ, गुथा हुआ जो तार का आविष्कार किया, ठीक है, क्यों आविष्कार किया कि जो हमारे जो लाइव स्टॉक होते हैं उनके ऊपर जंगली जानवरों का आक्रमण हो जाता है, सांप काट लेते हैं या भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो ये इन्हें एक बाड़े के अंदर रखा जाए, या अगर चरके भी आ रहे हैं तो चरके आने के बाद इनका कोई जगह तो होगा जहां ये सोएंगे या रहेंगे। तो बार्ब्ड वायर से चारों तरफ से एक बाउंड्री बनाई जाती है ताकि ये सारे उसी बाड़े के अंदर रहे और बाहर से जंगली जानवरों का इस पे आक्रमण ना हो, इसे नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो द कैटल वेर ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एलिमेंट्स, बाहरी जो शिकारी जो जानवर होते हैं, जो भी है, जो कार्निवोरस है, उनसे बताया सके। इस तरह के फार्मिंग में होता क्या है, जो जिस बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है वो होता है जानवरों का पालन पोषण और इनसे मिलने वाले मीट, दूध और स्किन का व्यापार। ठीक है, और ये लोग सेटल लाइफ में परमानेंट एक्सटेंसिव एरियाज में कॉल्ड एज रैंचेस। सो बट द फार्मर्स लीव अ सेटल्ड लाइफ ऑन परमानेंट एक्सटेंसिव एरियाज कॉल्ड एज रैंचेस। तो रैंचेस क्या होता है, इन्हीं जानवरों का स्थायी रूप से पालन पोषण करते हैं लोग, इनके साथ वहां पे स्थायी रूप से बस जाते हैं और जो एरिया जो बनता है उसे हम लोग रैंचेस कहते हैं। और चूंकि यहाँ भेड़ बकरियां या जानवरों का पालन पोषण होता है इसे लाइव स्टॉक रैंचिंग कहते हैं। तो इसमें भेड़ बकरी, भेड़, सुअर, चिकन, पोल्ट्री फार्म, टर्की, स्क्वैल्स, हॉर्सेस, गोट्स एक्सेट्रा एंड आर रियर्ड मेनली फॉर वूल एंड मीट। तो इनका इस्तेमाल जो है जिनसे जो फरी एनिमल्स होते हैं उनसे ऊन का उत्पादन हो जाता है, दूध का हो जाता है, मीट का हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका व्यापार जो लोकल मार्केट में काफी हाई डिमांड होता है, तो इससे उनकी जीविका जो है चलती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने अभी आपको बताया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं हम लोग स्लैश एंड बर्निंग। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, ठीक है, जो नाम है
वो है क्या, स्लैश एंड बर्निंग। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही जो है एक नाम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना। एग्जाम में आपके एमसी क्वेश्चन में आता है कि स्लैशिंग एंड बर्निंग टेक्निक क्या है, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही एक हिस्सा है। तो ये क्या होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सबसे पहले किसान जो है जंगलों को काटकर, खरपतवार को काटने के लिए आग लगा देते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है, भले ही प्रदूषण हो लेकिन आग लगा देते हैं, जिससे इस तरह का जमीन तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ के मिट्टी को खोदते हैं, प्लाव करते हैं, जोतते हैं और वहां पे खेती करते हैं। खेती करने के बाद ये खेती जो है 1 से 2 साल चलती है और जब यहाँ की उर्वरक शक्ति जो है, यानी कि जो फर्टिलिटी है खत्म हो जाती है, तो इस जमीन को छोड़कर अगले जमीन को कहीं पे जाके उसे फिर से इसी विधि से तैयार करते हैं। या अगर जंगल का एरिया है तो जंगल में आग लगा देते हैं और वहां पे फिर से मिट्टी को तैयार करके वहां पे खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे होता यह है कि इसको रोका, देशों में जो है इसको डिस्करेज किया जाता है सरकार के द्वारा, क्योंकि इससे मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी बर्बाद होती है और वहां की जमीन जो है बंजर हो जाती है कि किसान उसको अनाथ छोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि आपका स्लैशिंग एंड बर्निंग टेक्निक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है रूडिमेंटरी सेडेंटरी टीलेज। ठीक है, टीलेज के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसान जो है जब खेत जोतते हैं तो बैलों के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी को उलट पलट करते हैं, उनके ढेले निकलते हैं बाहर, फिर उनको थ्रैशिंग करके उनको समतल किया जाता है, फिर उनके अंदर कतार बनाई जाती है। कतार बांधने के बाद उसको मैनुअली वहाँ पे बीज बोए जाते हैं, सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, फिर कहीं जाके फसल उगती है। टीलेज फार्मिंग एक नई टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, जिसे किसानों को इजीली एक्सेसिबल है। इसमें होता ये है जो मैंने आपको बताया, जिसे हम लोग जीरो टीलेज। एक्चुअली टीलेज का मतलब क्या होता है, जब आप मिट्टी को बार बार खोदते हैं, उसके अंदर की मिट्टी को बाहर लाते हैं, इसमें ह्यूमस होता है जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ज़्यादा होती है, जिसमें बीज बोए जाते हैं। ऐसा करते करते मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो खराब हो जाती है, वो बंजर हो जाती है। इसको रोकने के लिए, है ना, और खेत जो होते हैं ना, खेत को बार बार जोतने की जरूरत नहीं पड़ती, मिट्टी को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, टीलेज फार्मिंग, जो टीलेज फार्मिंग बोल के टर्म्स है उसका इस्तेमाल, जहां पे जीरो टीलेज या लो टीलेज होता है। इसमें क्या होता है, जिस खेत में खेती हो चुकी है वहां के फसलों को आपने काट लिया, हार्वेस्टिंग आपने कर लिया, करने के बाद आपको फिर से उसको तैयार करके बीज बोना है, लेकिन दोबारा आप खेतों को जोत नहीं सकते, बहुत खर्चे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। तो टीलेज फार्मिंग में एक ट्रैक्टर होता है, छोटा या बड़ा, जिसके पीछे 7 या 8 मुख लगे होते हैं, जो नुकीले इस तरह से होते हैं, इस तरह से कई सारे होते हैं, और इसके अंदर एक खोखला जगह होता है, ये ट्रैक्टर के पीछे का हिस्सा है, और इसके अंदर बीज को डाल दिया जाता है, इसके अंदर बीज को डाल दिया जाता है। तो ये ट्रैक्टर के माध्यम से क्या करता है, कतार में एक बार में 7 या 8 कतार बहुत ही पतले यहाँ पर होल्स बनाते चलते हैं। ट्रैक्टर इस तरह से मिट्टी को घसीटेगा और वो यहाँ पे कतार बनाता चलेगा बिना मिट्टी को बार बार उलट पलट किए, और यहाँ से जो बीज है वो ऑटोमेटिक अलग अलग जगह पे फिक्स डिस्टेंस पे बीज जो है गिरता चला जाएगा एक साथ, यानी कि जुताई भी हो रही है और बीज को वहां पे बो दिया जा रहा है ना। इस तरह से बिना मिट्टी को तैयार किए, विदाउट प्रिपेयरिंग द सॉइल, विदाउट डिगिंग द सॉइल, विदाउट harming the fertility of the soil, you can easily grow your crops in a huge quantity in whatever land you have in hectare with the help of tillage farming without disturbing the natural fertility of the soil. This is very good technique. तो ये अच्छी चीज है। तो यहाँ देख सकते हैं ये टीलेज फार्मिंग का ही आपको एग्जांपल दिया गया, जो पूरे किस तरह से कतार में एक सीध में सारे प्रोड्यूस जो है आसानी से यहाँ पे उग गए हैं। ठीक है, वो भी देख किस तरह का लैंड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सारे प्रोडक्ट जो है यहाँ पे उगा सकते हैं हम लोग। आगे है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस राइस डोमिनेंट फार्मिंग। तो हम पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। देखिए, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है वो खेती जो किसान करते हैं, उगाते हैं, लेकिन अपना और अपने बाल बच्चों परिवारों का पालन पोषण करने के लिए, और पर्याप्त मात्रा में अपना स्टॉक रख लेते हैं। जो बच जाता है लोकली जो लोग होते हैं उनको बेच दिया जाता है, कुछ सरप्लस आता है, ना के बराबर सरप्लस आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह की जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, ये डेंसली पॉपुलेटेड मॉनसून कंट्री, यानी कि ऐसे देश
जहां बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जैसे कि चाइना और इंडिया, और यहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी होती है एशिया की, तो यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस राइस डोमिनेंट फार्मिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, द मेजर जो जिस बात पे जोर दिया जाता है, द मेजर एम्फेसिस इज ऑन पेडी, धान की खेती होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि आप जिसकी खेती कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी खेती कर उसके बीच जो गैप होता है वहां पे आप दूसरे फसल की या तीसरे फसल की भी खेती आप कर सकते हैं। यानी एक साथ एक ही खेत में एक फसल के साथ दूसरे फसल को भी बो के उसकी भी खेती होती है, यानी कि मल्टी क्रॉपिंग होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपने गेहूं अगर लगा दिया है, धान लगा दिया है, तो बीच में आपने पल्सेस दालों को भी लगा दिया है जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है, तो आपके धान और गेहूं भी हो गए और आपके दाल का पैदावार भी हो गया, तो इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो ऑल्सो कॉमन है यहाँ पे। और इससे क्या होता है, चूंकि इसमें फैमिली के ही लोग लगे होते हैं, जो परिवार के जो लोग होते हैं वही लगे होते हैं, क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है उसका एक्सेस होता नहीं है। जो देखते हैं यहाँ पे जो धान की जो खेती है वो हो रही है, किस तरह से वो उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसको दोबारा उसको पानी में उसको बो रहे हैं। तो एक मॉनसून क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, जहाँ क्योंकि राइस की खेती करने के लिए जड़ों में बहुत पानी होना ज़रूरी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये हुआ। तो यहाँ पे राइस की खेती होती है, क्योंकि इस तरह कंट्री में चाइना और इंडिया में राइस सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो चाइना के बाद अगर किसी देश में अगर राइस कंज्यूम होता है तो वो है हमारा भारत। ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है यहाँ पे इंटेंसिव है। प्राचीन समय में एनिमल का इस्तेमाल, जानवरों का इस्तेमाल होता है, बैलों का इस्तेमाल होता है ना। एंड टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऐश ऑफ बर्न्ट वेजिटेशन फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज। तो वहाँ पे क्या होता है, फसलों को जला के राख का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि हमारे उसी के खेत में जो ऑर्गेनिक रूप में जो खाद जो पैदा होता है, जो वहाँ के लोग बनाते हैं, उसका इस्तेमाल करके मिट्टी की उर्वरक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जला दिया जाता है और जो राख निकलता है उसी को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूजिंग सेंसर्स फॉर नोटिंग सॉइल मॉइस्चर क्या है, वेदर का पैरामीटर्स क्या है, किस सबसे ज़्यादा पानी कब मिलेगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, स्मार्ट तरीके से पैडी की खेती होती है, धान या चावल की खेती होती है, खासकर एशियन कंट्री में जैसे कि चाइना और इंडिया हो गया। इसे हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस राइस डोमिनेंट फार्मिंग कहते हैं। इसके बाद जो है नॉन राइस डोमिनेंट फार्मिंग में क्या होता है, राइस को छोड़ के जितने मिलेट्स होते हैं, जैसे ये देख सकते हैं ज्वार है, बाजरा है, बहुत सारे दूसरे नॉन राइस जो धान की पैडी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और ये ज़्यादातर जो ड्राई क्लाइमेट होता है, यानी कि जो सूखा, जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है और जिसको कम बारिश में भी कम पानी में भी जो फसल उग सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मिलेट्स कहते हैं। ठीक है, आजकल नहीं कहते बाजरे की रोटी खा ले श्याम, तो वही वाली बात है, वो मिलेट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो of rice dominant type of as the amount of rainfall is not enough in this region, क्योंकि ऐसे रीजन्स में क्या होता है, ड्राइज में बारिश पर्याप्त होती नहीं है, और बारिश पर्याप्त होती नहीं है तो चावल की खेती कर नहीं सकते, तो जो नॉन राइस प्रोडक्ट है उसी को उगाया जाएगा। ठीक है ना, तो देयरफॉर इंस्टीड ऑफ राइस को उगाने के बजाय जो कुछ अनाज होते हैं जैसे कि गेहूं हो गया, मिलेट्स हो गया, इनको उगाया जाता है, क्योंकि उपाय नहीं है राइस उगाने के लिए, उनके खेतों में हमें जड़ों में पानी होना चाहिए। इसके अलावा जो है ड्राई एरिया जैसे कि एशिया हो गए, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका हो गया, नॉर्दर्न अफ्रीका हो गया, और कुछ मिडिल ईस्ट के पार्ट्स कंट्रीज हो गए, दिस टाइप ऑफ नॉन पेडी फार्मिंग यानी कि मिलेट्स फार्मिंग जो है यूजुअली प्रैक्टिस किया जाता है सदर्न अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका के कुछ जगहों पे जो है जो नॉन राइस है, यानी कि जो मिलेट्स होती है, ज्वार बाजरा और जो भी है, इन सब की खेती की जाती है, क्योंकि वो ड्राई क्लाइमेट है, पानी वहाँ है नहीं, बहुत ही ड्राई क्लाइमेट है, तो वहाँ पे इस मिलेट्स को हम उगा सकते हैं राइस के अल्टरनेटिव के रूप में, सब्स्टिट्यूट के रूप में। आगे देखते हैं, ये कुछ आपको यहाँ पे मैंने आपको कुछ मैप दिए हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका, आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मेजर जो क्रॉप एरियाज हैं, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, जो लाइट ग्रीन है, ये राइस वाला क्षेत्र है। तो लाइट ग्रीन यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू होते हुए जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा एरिया, ठीक है, ये सारा क्या है, राइस प्रोड्यूसिंग हो गया आपका। इसमें आपका क्या हो गया, पश्चिम बंगाल तो आएगा ही, टॉप में आ जाता है। चाय में आपका आसाम टॉप में आ जाता है।
ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का, ये क्या हो जाएगा, वीट, जो कि आप नॉर्थ यानी कि नॉर्थ वेस्ट में चले जाएंगे, पंजाब हरियाणा से लेके यूपी से लेके देख सकते हैं, ये वाला एरिया हो जाता है। ज्वार है, बाजरा है, फॉरेस्ट एंड स्क्रब है, स्पार्स वेजिटेशन है। इस तरह से हर जो अनाज है उसकी खेती मेजर तौर पे कहाँ कहाँ किस किस स्टेट्स में होती है वो आप इस मैप के द्वारा देख सकते हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए। अगर हम बात करें विच स्टेट इज बिगेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन इंडिया, तो वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये जो आप डार्क ब्लू देख रहे हैं इसमें केवल एक ही है पश्चिम बंगाल, जो 15.3 मिलियन टन्स की पैदावार देता है पूरे भारत में अकेले राइस का। ये जो डार्क ब्लू है 10 से 15, यानी कि आप पंजाब ले ले, उत्तर प्रदेश ले ले, ये दो एरियाज ऐसे हैं जहां पे 10 से 15 मिलियन टन की राइस की ये होती है। अगर हम ये डार्क ग्रीन ले ले जो 5 से 10 है, तो ये वाला तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार जो है ये आ जाता है। ये जो डार्क लाइट ग्रीन है बिलो, यानी कि ये तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली कुछ भाग हो गए, असम हो गया, यहाँ भी राइस की होती है। और ये जो ब्राउन वाला हो गया ग्रे, ये अदर्स होगा, जिसमें आ गया गुजरात, राजस्थान, है ना, जम्मू, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तराखंड, आपका गोवा आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और झारखंड। यहाँ से जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है, सिक्किम इधर हो गया, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूटर है, जो टॉप है, वो आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाता है, एक पूरा आउटलुक मिल जाता है कि कौन कहाँ पे कहाँ मेजर क्रॉप आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पे, तो मैप में आप देख सकते हैं कि जो इंडिया टॉप 10 व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है 2015 से 2016 का दिया हुआ है, नए आंकड़े भी लगभग ज़्यादा चेंज नहीं है। तो जो सबसे डार्क वाला है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ये देखिए, ये जो है आपका उत्तर प्रदेश, ये जो आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, ये नंबर 1 है। ये कितना है, नंबर 1 है। अगर हम 1000 टन में अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 26,874 टन की पैदावार अकेले जो है उत्तर प्रदेश में होती है, अगर हम गेहूं की बात करें। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कौन, हमारा आता है मध्य प्रदेश। क्या आता है हमारा, मध्य प्रदेश, जो कि आप कलर देख सकते हैं डीप में है, ये रहा 2 नंबर आपको देख सकते हैं। इसके बाद पंजाब है ना, पंजाब देख सकते हैं यहाँ 3 नंबर, सबको नंबरिंग कर दिया गया है ताकि आप सीरियली रैंक वाइज आप देख सके कि भारत में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट में कौन है। यहां आ जाए तो ये हो गया चाय की खेती। चाय तो जानते ही हैं हम लोग, अब मैं तो पश्चिम बंगाल में रहता, तो पश्चिम बंगाल में चाय ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन टॉपर कौन है, आसाम है, जहां पे 652.95 मिलियन केजीज चाय की पैदावार यहीं से आती है। तो आसाम जो है नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे 329.70, यानी कि आसाम का आधा हो गया। कहाँ, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आ जाता है यहाँ पे, जो 161.49 है। चौथे नंबर पे आपका केरला आ जाता है 56.63, और बहुत ही कम है कर्नाटका 6.46 जो है मिलियन केजी जो है 15-16 के आंकड़ों के हिसाब से। ज्यादा कुछ बदला नहीं है आज भी। तो यहां आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है। आगे देखते हैं कमर्शियल, हमने सबसिस्टेंस फार्मिंग देख लिया, जहां पे पैदावार किसान अपने अपने परिवार का पालन पोषण के लिए करते हैं। तो हम देखेंगे कि भाई कमर्शियल प्लांटेशन एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो ये देख ले। कमर्शियल मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे बड़े ही प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड तरीके से बहुत अच्छे मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके, हाई क्वालिटी सीड्स, फार्मिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके बहुत ही कम एरिया में ऐसे फसलों का उत्पादन होता है जिसे हम लोग कैश क्रॉप्स भी कह सकते हैं, या पूरे के पूरे फसल को हम लोग मार्केट में सेल करते हैं एट अ वेरी हाई प्रॉफिट, जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो ये पूरा कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। इसकी खेती पूरी साइंटिफिक तरीके से पूरे मैनेजमेंट को ध्यान में रख के और बढ़िया से इसको मैनेज किया जाता है, ताकि इसमें आने वाले जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट में बेचा जा सके। यहाँ पे साइंटिफिक मेथड से खेती होती है, हाई कमर्शियल इसकी वैल्यू होती है, इसे कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। चाय की खेती करना, कपास की खेती करना, गन्ने की खेती करना, ये सब क्या है, ये सब कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। गन्ना उगा के घर में नहीं खाएंगे आपको मिल्स को बेचना ही पड़ेगा, जो चीनी बना के वापस आपके पास ही बेचते हैं। तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए हो जाता है। और इस तरह का जो फार्मिंग होता है ये डेवलप्ड कंट्री में होता है, जैसे कि लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, जहां पे जो है यूरोपियन कॉलोनिज्म, यानी कि जो यूरोप का जो भारत में आगमन हुआ था, पता होगा
कि भारत में चाय की खेती आज से नहीं बल्कि यूरोपियन का जो भारत में आगमन हुआ था उस समय भी चाय की पूरे पैदावार होती थी और काफी ज्यादा भारत से सारा चाय जो है विदेश जाता था या उसका जो रेवेन्यू है विदेश चला जाया करता। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस पर अधिकार हो गया। आज भी बंगाल में बहुत सारे चाय बागान ऐसे हैं जो ब्रिटिश कंपनियों के ही नाम पे हैं और उसका रेवेन्यू आज भी इंग्लैंड जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए कोकोआ है, कॉफी है, इसका प्लांटेशन भी अफ्रीकन वेस्ट अफ्रीका में होता है, फ्रांस और फ्रेंच में। ये जो कॉफी या कोकोआ की जो खेती है ये फ्रेंच वालों ने ही शुरू की थी, जो आज भी अफ्रीकन कंट्री में भारत के कर्नाटका जैसे राज्यों में आज भी होती है। जबकि टी गार्डन का जहां तक सवाल है तो ये भारत में या श्रीलंका में ब्रिटिश शासन के समय जो है इसको लाया गया था। तो ये सारे क्या है, ये रबड़ हो गया, ये कॉफी हो गया, ऑयल पाम हो गया, चाय हो गया, सारे आपके कॉमर्शियल फार्मिंग के एग्जाम्पल्स हैं जिसका प्रॉफिट के लिए बेचने के लिए करते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं मेडिटेरानियन एग्रीकल्चर, है ना। तो ये जो मेडिटेरानियन जो एग्रीकल्चर है भैया ये है क्या, थोड़ा हम लोग इसको समझेंगे कि बहुत लोग इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो नाम है मेडिटेरानियन ये लिया गया है मेडिटेरानियन रीजन ऑफ यूरोप विथ रिप्रेजेंटेटिव एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए यहाँ पे बोथ कैश एंड सब्सिस्टेंस क्रॉप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द रीजन। मेडिटेरानियन क्लाइमेट वाले जितने कंट्री होते हैं, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है ना, अजरबैजान है, बहुत सारे देश हैं, तो ऐसे देशों में जो है कैश क्रॉप्स भी उगते हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं और सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी होती है जहाँ पे किसान जो पैदावार उगाते हैं वो अपने परिवार और अपने पालन पोषण के लिए करते हैं, जो बच जाता है वो सरप्लस के लिए बेच देते हैं। लेकिन आगे पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेडिटेरानियन जो कल्चर होता है, जो मेडिटेरानियन जो पार्ट होता है भैया आखिर ये है क्या। देखिए मेडिटेरानियन जो क्लाइमेट है जहाँ पे जिसमें जो भी कंट्रीज आती हैं यहाँ पे क्या होता है, इर्रेगुलर रेनफॉल होता है, यानी कि बारिश की कोई गारंटी नहीं है कब होगी नहीं होगी। तो जो सालाना बारिश होती है बहुत ही कम होती है ना, और जो बारिश होती है मेडिटेरानियन क्लाइमेट में उसका आधा से ज्यादा बारिश तो ठंडे महीने में होती है। तो ज्यादातर महीना जो है वो ड्राई और वार्म होता है, बहुत गर्म होती है, और जो ठंडा का महीना होता है वो ठंडा तो होता है पर ऐसा ठंडा नहीं होता है जहां पे बर्फ पड़ती हो, तो बर्फ यहां नहीं पड़ती है। अब मैं फीचर्स बता रहा हूं आपको। यहाँ पे जो टेम्परेचर्स है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वार्म से हॉट होता है, समर सीजन में हाई सन होता है, और यहाँ पे इवापोरेशन रेट जो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो आपका काफ़ी ज़्यादा है। टेम्परेचर यहाँ पे जो लो सन सीजन है काफ़ी माइल्ड होता है, ठंडा तो होता है लेकिन बहुत कड़कती ठंड या बर्फ़ यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती। यहाँ पे कभी भी फ्रीजिंग नहीं होता है, बर्फ़ जमती नहीं है, यहाँ तक कि ठंडे के महीने में भी नहीं होती है, और ठंडा शीत का जो महीना होता है वो कूल होता है लेकिन कोल्ड नहीं होता, स्नो वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि नेचुरल तरीके से जो है यहाँ पे चूंकि बारिश बहुत कम होती है तो यहाँ पे ऐसे चीज़ें उगती हैं जिनको कम बारिश में भी, कम वेट रीजन के भी वो लोग वहाँ पे उगा सके। ठीक है, तो ये जो एरिया जो मैंने बताया स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोपियन कुछ कंट्रीज हो गए। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर जो होता है कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट बट इंटर रिलेटेड एग्रीकल्चर। इसमें 4 तरह के कृषि की प्रणाली होती है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या जानवरों के पालन पोषण के लिए। पहला जो होता है ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स एडेड बाय सीजनल प्रेसिपिटेशन। मैंने अभी कहा बारिश इरेगुलर होती है और जितनी बारिश पूरे साल भर में इस एरिया में होती है वो ठंडे के महीने में होती है। तो चूंकि बारिश सीजनल है उस बारिश की मात्रा को ध्यान रख के सब्जी या अनाजों का उत्पादन इस एरिया में होता है। यहाँ पे ओलिव्स हो गए, अंजीर हो गए, माने फिग्स, डेट्स, खजूर हो गए, ग्रेप्स हो गए, जो मिडल ईस्ट कंट्री होते हैं, दुबई, कतार हो गए, जहाँ पे इन चीज़ों को उगाया जाता है क्योंकि वहाँ बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो वहाँ पे उसके तो वो कौन सा एरिया हो गया, मेडिटेरानियन आपका क्लाइमेट हो गया, जहाँ पे खजूर, अंगूर, आपके अंजीर या ओलिव्स का होता है। और ये जो फल होते हैं ये गर्मियों में नहीं, जब शीत पड़ती है ना, शीत ठंडा महीना, उस समय ये पकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 नंबर देखें, रेजिंग ऑफ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड समर क्रॉप, गर्मियों में उगने वाले जितने भी फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, या फोराज प्लांट्स। फोराज प्लांट्स क्या होता है, देखिए जो जानवर आप पशुपालन करते हैं तो उन्हें भी तो खाने के लिए चारा चाहिए,
तो खेतों में बहुत सारा प्रोड्यूस फसल ऐसे भी होते हैं जिनको फसल के रूप में आप यूज नहीं कर सकते, बेकार हो जाते हैं, तो उसे चारे के रूप में निकाल के जो लाइव स्टॉक है, जो आपके पशु वगैरह है, उनको खिलाया जाता है ताकि वहां से आपको भी प्रॉफिट हो सके, दूध, मांस या स्किन मिल सके। लाइव स्टॉक उगाना यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल एनिमल, छोटे मोटे जो गाय, भेड़, बकरियां, भैंस जो भी है, हाँ, ग्रेज ऑन हाईलैंड्स ड्यूरिंग विंटर, शीतकाल में ऊंचे जगह पर जाके वो लोग ग्रास में चरते हैं, और समर में लो लैंड में चले आते हैं, निचले समतल मैदान में चले आते हैं। तो विंटर में हाई लैंड पे जाते हैं, समर में लो लैंड में चले जाते हैं। तो ये 4 तरह के इसके फीचर्स हैं जिसे हम लोग कहते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। आगे आते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। व्यापार करने के लिए जो हम लोग ग्रेन की, अनाजों का जो उत्पादन करते हैं, तो ये देखिए कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है, इसमें लार्ज हाईली मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस एंड एग्जिस्ट ओनली इन टेम्परेट जोन। जो टेम्परेट जोन्स होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहां पे बहुत कम बारिश होती है, एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो वहां पे बहुत ही हाईली मैकेनाइज्ड, आप देखते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए, फसलों को काटने के लिए विदेशों में इस तरह के मशीनों का इस्तेमाल करता है, जो कुछ ही मिनटों में, या बहुत बड़ा फार्म हो तो कुछ ही 1-2 घंटे में सारी की सारी फसलों को काट के अनाजों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये बहुत ही हाल में शुरू हुआ है, एज इट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर मैकेनाइजेशन, क्योंकि इससे पहले ये उपलब्ध नहीं था। एंड इस तरह का फार्मिंग जो है इज अ रेस्पॉन्स टू फार्म मैकेनाइजेशन एंड इज द मेजर एक्टिविटी इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, यानी कम बारिश वाला, मैंने कहा ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय जब कम बारिश वाला जगह होता है, वहां पे इस तरह के हाईली मैकेनाइज्ड मोटराइज्ड जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा खेती होती है। जो लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वेयर एक्सटेंसिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस, तो यहाँ पे इस तरह की खेती, जहाँ पे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश होता है, वहाँ पे ऐसी खेती की जाती है। और इस तरह का फार्मिंग जो है ये कंसंट्रेट होता है, जितने भी प्रेरी वाले घास के मैदान है, स्टेप्स है, एंड टेम्परेट जो ग्रासलैंड घास के मैदान है, जैसे साउथ अमेरिका सवाना आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के, तो वहाँ पे ये ज़्यादा बहुत प्रचलन में है। जहाँ तक विशेषकर बात करें तो लार्ज स्केल कमर्शियल ग्रेन, बहुत बड़ी मात्रा में जो व्यापार के लिए जो अनाज का उत्पादन होता है, ये कहाँ मिलता है? कुछ ही कंट्री में, जैसे कि आपकी अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और आपका इंग्लैंड या यूके में होता है। चाइना और इंडिया की बात करें तो ये मेजर ग्रेन प्रोड्यूसर है, लेकिन थ्रू सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। लेकिन ये जो उगाते हैं वो ज़्यादातर अपने और अपने परिवार के लिए ही पालन पोषण के लिए रखते हैं, और जो सरप्लस होता है, जो कम होता है, उसे बेच देते हैं, जहाँ से बहुत कम सरप्लस या ना के बराबर होता है। जबकि इन कंट्री में कमर्शियल पर्पज में हाई अमाउंट में प्रोडक्शन होता है। ग्रेन क्रॉप्स आर ससेप्टेबल टू द whims ऑफ वेदर एंड ड्राउट्स एंड मोनोकल्चर ऑफ व्हीट बीइंग द जनरल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेन अनाजों का जो उत्पादन होता है, ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अगर मौसम हाल में बदल जाए, ओलावृष्टि हो जाए या पानी के नहीं होने की वजह से सूखा पड़ जाए, तो पूरी की पूरी खड़ी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं लाइव स्टॉक एंड ग्रेन फार्मिंग। अब देखिए यहाँ पे जो भेड़ बकरियों का पालन है, जानवरों का, और जो ग्रेन फार्मिंग है, दोनों क्या होता है, ये दिस इज कॉमनली, इसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। यहाँ पे जो लाइव स्टॉक एंड ग्रेन फार्मिंग आप यहाँ देखें, यहाँ पे जो फार्मिंग हो रही है ना, ये जो भी कुछ होता है मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। एंड एक्सक्लूडिंग एशिया, दिस प्रैक्टिस हैज ओरिजिनेटेड इन द ह्यूमिड एरियाज ऑफ मिडल लैटिट्यूड्स। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग most crops are fed to the animals instead of being directly consumed by humans. Almost all land is devoted to growing crops, but more than 3/4 of the farm's income occurs during the harvest season. However, livestock products can be sold throughout the year. Thus, the development is closely related to the market facilities, and it is typically a European type of farming where efforts are made to get the best out of crop farming and animal rearing. New Zealand and Britain are the example of areas where this is commonly practiced. Hay tracking using RFID tags is one application of this type of smart agriculture. देखिए ये जो खेती है लाइव स्टॉक एंड ग्रेन फार्मिंग में, इसमें क्या होता है, जो खेती होती है, जो फसलों का उत्पादन होता है, इसमें लगभग पूरी पैदावार ही जानवरों को, जो लाइव स्टॉक जो उनके पास है, जो भेड़ बकरियों का पालन पोषण करते हैं, लाइव स्टॉक पे ही जिंदगी जीते हैं, पूरे की पूरी फसल को उन्हें खिला देते हैं। और इसलिए खिलाते हैं क्योंकि जितना भी वो कमाते हैं खेती से, उसका 4 में से 3 हिस्सा, 4 रुपए में से 3 हिस्सा
एनिमल्स के द्वारा ही वो कमाते हैं, चाहे वो दूध के जरिए हो, मीट के जरिए हो, या फिर उनके हाइड्स यानी स्किन को बेच के जरिए हो। और ऐसा प्रैक्टिस जो है न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखेंगे, आपने कभी गूगल करके देखेंगे या लिखेंगे हेयर ट्रैकिंग यूजिंग RFID, इसमें क्या होता है, बड़े बड़े खेत में जब फसलों को काट लिया जाता है तो इस तरह से आप देखते होंगे, इस तरह से गोल, यहाँ ऐसा है ना, इस तरह से ढेर पूरे खेत में आपको दिखता होगा, पुआल का, अनाज का, इस तरह का ढेर जो है आपने देखा होगा, आपको नेट पे ऐसा मिल जाएगा, मैं यहाँ पिक्चर नहीं दिखा पा रहा हूं, इस तरह का होता है। ये सारा पुआल में GPS लगा होता है। क्या लगा होता है? GPS लगा होता है, यानी कोई इसे चोरी नहीं कर सकता। वो पड़ा रहे खेत में, पूरे हजारों हेक्टेयर की जमीन पे गोल गोल बड़ा बड़ा देखता होगा, आपसे भी बड़ी हाइट की होती है, उसे गोल में बांध के वहां रख दिया जाता है, बाद में पैक करके उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसमें GPS टेक्नोलॉजी लगी होती है, इसे कोई चुरा नहीं सकता, और इसे फॉडर के रूप में जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि जानवर बेहतर पल सके और उनसे बेहतर दूध, मीट या स्किन की उनसे प्राप्ति हो सके। तो ये क्या है? लाइव स्टॉक एंड ग्रेन फार्मिंग। अब आते हैं हम लोग सबसिस्टेंस क्रॉप एंड स्टॉक फार्मिंग। अब ये क्या, मैंने कहा जो वो फार्मिंग जो आप अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करते हैं, ये जो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग है resembles the earlier type in terms of the crops and type of livestock. However, the difference is that almost nothing is sold of the farm. माने यहाँ पे इसमें फर्क ये है कि जो भी खेतों में उपज होती है, इनमें से कुछ भी मार्केट में नहीं बेचा जाता। और ऐसे भी तो बोला ही गया है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉमन इन विकासशील देशों में, यानी कि डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हो गया इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह में बहुत ज़्यादा होती है। अफ्रीकन कंट्री में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री है। इन एरियाज ऑफ जो मिडिल लेटीट्यूड्स हैं, लोअर्स, जहाँ की मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, फर्टिलिटी होती है, कम होती है। और एरियाज विथ रफ टेरान, जहाँ के मैदान जो होते हैं वो बहुत ही रफ होते हैं, वहाँ खेती करना बहुत मुश्किल होता है। तो चूंकि हैविंग नो सरप्लस कैश इनकम, चूंकि यहाँ पे जो भी फसलों का उत्पादन होता है, यहाँ से ज़्यादा सरप्लस इनकम तो उनको होता नहीं है। द फार्मर कैनॉट बाई एक्सपेंसिव फार्म मशीनरी, इसलिए खेती करने के लिए चूंकि यहाँ से मुनाफा ही नहीं होता है, इसलिए जो न्यू मशीनरी है वो जो किसान है खरीद नहीं पाते। नॉर कैन सेव द बेस्ट सीड्स फॉर हिज फील्ड, और ना ही अच्छी क्वालिटी को सीड को बचा पाते हैं अगले साल या सीजन की खेती के लिए। तो ये हमारा हो जाता है। इसलिए इस तरह के जो एक साइकिल चलता है उनके जीवन में, इनसे कभी भी ये बाहर निकल नहीं पाते और गरीब के गरीब रह जाते हैं, देश जो है डेवलपिंग का डेवलपिंग ही रह जाता है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो आपने हॉर्टिकल्चर पता होगा कि हॉर्टिकल्चर क्या, ये कृषि का वो ब्रांच है जो एक आर्ट है, कला है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है या बिजनेस है, जहां पे प्लांट कल्टीवेशन होता है, यानी कि फलों का, पौधों का, सजावटी पौधों का, फूलों का यहाँ पे जो है क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। देखिए हॉर्टिकल्चर में आपका फल, सब्जी, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, स्प्राउट्स, मशरूम, एल्गे, फ्लावर, सीवीड्स, नॉन फूड क्रॉप्स, ग्रास हो गया, ऑर्नामेंटल ट्रीज हो गया, प्लांट्स हो गया। ये जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर इसे 4 भागों में बांटते हैं। हॉर्टिकल्चर का जो 4 भाग होता है, उसमें जो पहला जो टाइप होता है वो होता है ओलेरी कल्चर। मैं यहाँ कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप चाहें तो नोट कर ले, यहाँ पे नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसे कहते हैं ओलेरी कल्चर। और ओलेरी कल्चर क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, यानी जब सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो इसकी कृषि को ओलेरी कल्चर कहते हैं, जो हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आता है। दूसरा जो होता है वो होता है पोमोलॉजी। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे एक और नाम है, इसे कहते हैं फ्रूट कल्चर। इसे क्या कहते हैं, फ्रूट का जो देख पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्रूट्स और नट्स, यानी कि फलों का और जो काजू, किशमिश, खजूर जो उत्पादन होता है, इनका हम लोग ज्यादातर प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। तीसरा जो होता है इसे कहते हैं विटीकल्चर। इसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, विटीकल्चर। तो विटीकल्चर क्या है, जहां पे अंगूर का उत्पादन होता है, द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, आप लिख लें, जिसका इस्तेमाल वाइन मेकिंग के लिए, शराब बनाने के लिए होता है। और लास्ट जो होता है वो है आपका फ्लोरिकल्चर। वो आपका क्या है, फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है, जहां पे फ्लावरिंग प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स का उत्पादन होता है, यानी कि
सजावटी फूल जो मार्केट में आपको शादी ब्याह के समय कार को सजाने के लिए कोई भी ओकेशन में फूलों का इस्तेमाल होता है तो फ्लावरिंग प्लांट चाहिए। वहाँ आप गोभी का फूल तो नहीं सजा सकते, ना ही बंदा गोभी लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट चाहिए। और ऑर्नामेंटल प्लांट यानी कि सजावटी पौधे जो हम लोग घर में भी अपने गमलों में दीवार के सामने, घर के सामने, गेट के ऊपर लगाते हैं। तो ये 4 हो गया, हॉर्टिकल्चर, ओलेरीकल्चर, पोमोलॉजी, विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर है। आगे देखते हैं। तो यहां पे जो क्रॉपिंग पैटर्न है 3 क्रॉपिंग सीजन में होता है। एक होता है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की जो फसल होती है वो शीत के महीने, ठंडे महीने में बोया जाता है, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर, यानी कि जो अभी जो चल रहा है अक्टूबर से लेकर दिसंबर रबी की फसल बोई जाती है। और इसे काटा जाता है गर्मी के शुरुआत में, यानी अप्रैल से लेकर जून के महीने में इसकी कटाई हो जाती है। इसमें कौन कौन से आते हैं? आपका वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, सरसों। आप देखिए अभी आपके आसपास सरसों के पीले पीले सुंदर लहलहाते खेत हैं, ठीक है। वहां जाके आप DDLJ की सेकंड पार्ट की शूटिंग भी कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं। स्टेट्स जो है नॉर्दर्न स्टेट्स हो गए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं या दूसरे रबी की फसलों का उत्पादन होता है। तो यहाँ से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जहां तक खरीफ के फसलों का सवाल है, ये जो है ये मॉनसून की शुरुआत यानी कि बारिश के मौसम की शुरुआत के समय इन्हें बोया जाता है, क्योंकि इनको पानी की जरूरत होती है। और इनको काटा जाता है सितंबर से अक्टूबर के महीने में, यानी कि रबी की फसल बोने से ठीक पहले इन्हें काट लिया जाता है। इसमें आपका धान आता है, मेज माने पेडी है, मेज है, मिलेट्स में ज्वार है, बाजरा है, तूर माने अरहर की दाल है, मूंग दाल है, उड़द दाल है ना। कॉटन की खेती होती है, जूट हो गया। आपको पता है जूट की खेती पश्चिम बंगाल में बहुत होती है, बांग्लादेश में बहुत होती है, और ये हमेशा पानी में ही ये पलता है कि नहीं। अब बहुत गंद करता है। ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट जो राइस ग्रोइंग रीजन है, आसाम हो गया, पश्चिम बंगाल, कोस्टल जो उड़ीसा के कुछ तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र, और पर्टिकुलरली जो कोंकण जो तटीय इलाके हैं, ठीक है, अलॉन्ग विथ उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पे ये फसलें जो है उगाई जाती है। जायद की फसलों की बात करें, ये एक शॉर्ट सीजन होता है, हाँ, ड्यूरिंग द समर मंथ, गर्मियों के महीने में, यानी कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के ठीक बीच वाला जो समय होता है, उस समय जायद की फसल जो है बोई जाती है, ठीक है। इसे जायद सीजन कहते हैं। आप ले लीजिए तरबूज, मस्क मेलन, खीरा, वेजिटेबल हो गया, फोडर क्रॉप्स हो गया, यानी कि जानवरों का चारा, और सब मेजर जायद क्रॉप जो है उगाए जाते हैं। तो जो मेजर क्रॉप्स है भारत के, आपका राइस हो गया, गेहूं हो गया, मिलेट्स हो गया, मिलेट्स में ज्वार बाजरा हो गया, मेज हो गया, दाल, उड़द, मूंग, सब कुछ आ जाता है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया है। राइस की जहां तक बात है, ठीक है, राइस के बारे में देख लेते हैं। राइस क्या है? ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है चाइना के बाद। चाइना के बाद अगर सबसे ज्यादा चावल कहीं उगता है तो भारत में उगता है। ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। इसको टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस तक, और 100 सेंटीमीटर के आसपास या उससे अधिक इसको बारिश चाहिए, कि इसके जड़ों में पानी का होना बहुत जरूरी है। वहीं चाय की खेती के लिए पानी चाहिए, लेकिन चाय के पेड़ों के जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए चाय के बागानों में चाय की कतारों के अगल बगल नाले बनाए जाते हैं कि जो पानी होता है वो नालों से बाहर निकल जाए, और वो हल्की धूप और हल्की छांव में उगते हैं। मेजर जो राइस प्रोडक्शन फाउंड है जो है हमारे नॉर्थ कंट्री और जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, तटीय क्षेत्र है, और जो डेल्टा की रीजन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। नॉर्थ ईस्टर्न में आपका अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम वाले क्षेत्र आ गए। जहाँ तक नॉर्थ उत्तरी वाला बात है तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं गेहूं में। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर ही वार्षिक बारिश की जरूरत है। जहाँ चावल को 100 चाहिए, गेहूं को बहुत ही कम चाहिए। और 2 इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स है कंट्री में। एक है गंगा सतलेज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यानी उत्तरी और आपका पश्चिम, यानी कि पंजाब हरियाणा का क्षेत्र हो गया, और ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ डेकान, और डेकान का जो काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, ये 2 मेन जगह हो गया जहां गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो पंजाब और हरियाणा इसमें आगे है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसकी खेती जोरदार तरीके से होती है। यहाँ आप देख सकते हैं पैडी है, वीट है।
मिलेट्स जो मैंने कहा, जैसे कि बाजरा को बोलते हैं पर्ल मिलेट, पूछेगा एग्जाम में कि बाजरा को इनमें से और क्या बोला जाता है, पर्ल मिलेट। उसके बाद थिनाई मिलेट, वरागू मिलेट, फिंगर मिलेट या रागी जिसको बोलते हैं, जैसे पैम्पर्ड कॉर्न कहते हैं, है ना, शोरगम हो गया, ज्वार हो गया, ये सारे क्या है, मिलेट्स हैं। तो मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी जो इंपॉर्टेंट मिलेट्स जो भारत में उगाए जाते हैं। ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, यानी कि बारिश से उगने वाला, बारिश भी इसको जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं, और ये महाराष्ट्र में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में जो है बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। बाजरा जो है वो बलुई मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है और शैलो ब्लैक मिट्टी में बहुत ज़्यादा अच्छा उगता है। राजस्थान हो गया, जो वहाँ की तो बाजरे की रोटी फेमस है, और जो श्याम के लिए जो बाजरे की रोटी खा ले श्याम, जो गाना आपने सुना होगा, हाँ, चूरमा तू भूल जाएगा, वो भी गाने मशहूर है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी है। रागी जो है वो ड्राई, रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, यानी कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोमी मिट्टी, दोमट मिट्टी, शैलो मिट्टी, इन सब में उगती है रागी। और जो मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, जहां तक मकई की बात है, इतनी सारी मकई तो मैंने भी जिंदगी में नहीं देखी थी, आज देखिए कि इस कलर के भी मकई होती है। तो मेज जो है ये क्या है, खरीफ फसल है, और इसको टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच इसको चाहिए टेम्परेचर। और ये जो पुरानी दोमट मिट्टी होती है ना, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ये इसके लिए बहुत ही फेवरेबल मिट्टी है। कर्नाटक को ले ले, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में ये काफी ज्यादा उगता है। दाल की बात करें तो तूर, जिसे हम लोग अरहर कहते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है। उड़द हो गया, मूंग, मसूर और पीस दाल की कैटेगरी में आ गए, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये हो गया मेज। ठीक है, तो ये जो पल्सेस होती है, खास बात ये होती है कि किसान जो भी फसल की खेती करते हैं वो लोग कभी कभी मल्टी क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग के लिए दाल भी उगा देते हैं। दाल क्या करता है, मिट्टी में उग के मिट्टी से फर्टिलिटी चुराता नहीं है, बल्कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति को दालें बढ़ा देती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स कहते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। इससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो देखिएगा, किसान जब एक फसल की खेती कर लेता है और दूसरे फसल की खेती करने के लिए महीने 2 महीने का समय होता है, तो इस बीच वो अपने खेत में दालों को उगाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति दोबारा जो है मिट्टी में रजिस्टर हो जाए, दाल का दाल, है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम भी हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसे हम लोग रोटेशनल क्रॉप कहते हैं, माने मेन फसल की खेती हो गई और रोटेशन के तौर पर दाल लगा दिया गया। और इसमें आपको देखें तो मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये बहुत ही मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ठीक है, जहां तक तकनीकी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सुधार की बात है, तो जो मेन फोकस आया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के द्वारा, जो गवर्नमेंट ने, जिसमें लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि जमीन का सुधार। देखिए, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, जिसका फेज जो होता है वो आपका पकड़ लीजिए, अप्रैल 1951 से लेके मार्च 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी, जिसे हम लोग हैरोड डोमर मॉडल भी कहते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना को। और इसमें क्या था, ये पहला पंचवर्षीय योजना का नाम था। इसका जो थीम था, जो मोटो था, वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि भारत में कृषि का विकास। और इसमें क्या एम था, द एम वाज टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट फॉर्म ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ नेशन। देश का विभाजन हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इससे काफ़ी क्षति हुई, आर्थिक नुकसान हुआ, तो इसको रिकवर करने के लिए भारत में कृषि को प्रधानता दी गई। हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो अप्रैल 1951 से 1956 तक चले, जिसे हैरोड डोमर मॉडल भी कहते हैं, जिसमें भारत में आज़ादी के बाद कृषि को पुनर्निर्माण किया गया। क्योंकि देखिए, एग्रीकल्चर जो है भारत की रीढ़ की हड्डी है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हमने बताया। और 18% जीडीपी कंट्रीब्यूशन यहीं से आता है, और भारत की जनसंख्या का लगभग 60% इस पर निर्भर है। तो इसमें आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था, जिसमें ड्रामेटिकली एमएस स्वामीनाथन, जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं भारत में, उनके नेतृत्व में जो जेनेटिक सैंपलिंग करके हाइब्रिड करके जो फसलों का उत्पादन हुआ, बेतहाशा तौर में भारत में बढ़ी, जिससे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानने से पंजाब और हरियाणा बहुत फेमस है। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन ले लीजिए, जिसे हम लोग ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। ये भारत को वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया गया, जिसका अमूल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं
जो मैंने ये हुई है, डेवलप हुई है ना, सुधार हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद। उसके बाद बहुत सारे कृषि संबंधी सुधार हुए 1960 में 70 में, ताकि कृषि को ये किया जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन जिसे हम लोग एफिशिएंट फ्लड कहते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। 1980 और 1990 के दशक में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, शुरू किया गया, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल, संस्थानिक और तकनीकी सुधार किए गए ताकि किसानों को एक मौका दिया जा सके, है ना। तो बहुत सारे हैं सूखा से लड़ने के लिए, फ्लड से बचने के लिए, तूफान, चक्रवात, आग लगना, बीमारियां होना, है ना। इसके लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना हुई, नाबार्ड की स्थापना हुई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई, जिससे लोन की फैसिलिटी बहुत ही लोअर रेट पे, कम ब्याज पे किसानों को मुहैया कराई गई। किसान क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम पाइस कहते हैं, और कुछ दूसरे स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे, ये आपको बुक में तो मिलने से रहे। जहां तक प्रिमिटिव, प्राचीन समय के सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात है, इसे हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। मैंने बता दिया है, इस तरह की फार्मिंग जो है वो कम छोटे छोटे लैंड में आग जला के जगह को साफ करके मिट्टी को तैयार खेती होती है, और पुराने जो हो है, डाव है, यानी कि हथौड़ा जो भी, फावड़ा जो भी है ना, डिगिंग स्टिक्स, उसके जरिए खेती होती है। तो इसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, माने मानव श्रम का, ठीक है। इसमें नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि जो फर्टिलिटी है, मानसून है, दूसरे एनवायरमेंटल कंडीशन है, इसके ऊपर आपकी पैदावार बहुत डिपेंड कर जाती है। और ये जो है आज भी आसाम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में इसकी जो है प्रैक्टिस होती है। खील, कुमारी और बेवार। खील जो है ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है हिमालयन रीजन का। कुमारी ले ले तो जो वेस्टर्न घाट के जो जगह है वहाँ पे इसकी खेती होती है, और बेवार जो है ये भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है जो मध्य प्रदेश में इसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो याद रखिएगा, खील, कुमारी या बेवार ये सारे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है। खील हिमालयन रीजन का, कुमारी वेस्टर्न घाट्स का, और बेवार जो है आपका मध्य प्रदेश। कुमारी वेस्टर्न घाट से नहीं, आप कर्नाटका ले लिए, ठीक है, ये वो आ गया इस एरिया में। भूदान और ग्रामदान। अब ये भूदान और ग्रामदान क्या है? देखिए, एक सत्याग्रही है विनोबा भावे, आप सभी लोग जानते हैं। तो इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और उन्होंने उन किसानों की मदद करने की कोशिश की जिनके पास आज भूमिहीन किसान, जिनके पास कोई लैंड नहीं है, किसान तो पे खेती करने के लिए जमीन नहीं है। तो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश की एक जगह है जहां पे भूमिहीन किसानों के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया और सरकार से गुहार लगाई कि इन किसानों को भूमि मुहैया कराई जाए। आश्चर्यचकित तौर पे उन्हें श्री रामचरण रेड्डी, जिन्होंने अपने तरफ से 80 एकड़ लैंड भूमिहीन किसानों को दिया, और इसे ही पॉपुलरली क्या कहा जाता है? भूदान कहा जाता है। और यही देख के वहां के जितने जमींदार थे उन्होंने इस बात की प्रशंसा की और अपने अपने तरफ से गरीब लोग और किसानों को जमीनें डिस्ट्रीब्यूट की, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? ग्राम दान कहते हैं। भारत में जहां तक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को मैंने कहा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट जो मैंने बोला, तो 2008 में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, चाइना के बाद। यहाँ महाराष्ट्र के आम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हापुस आम, यानी कि जो क्या कहते हैं उसको हम लोग अल्फोंसो, है ना, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ऑरेंज हो गए नागपुर के, चेरापूंजी के, मेघालय के। केले हो गए केरला के, मिजोरम के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के। लीची हो गए उत्तर प्रदेश और बिहार के। पाइनएप्पल हो गया मेघालय का। अंगूर हो गए आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, महाराष्ट्र के। सेब, नाशपाती, पियर्स, एप्रिकोट्स, वॉलनट्स हो गए जम्मू एंड कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के। ये काफ़ी पूरे दुनिया में बहुत डिमांड में रहते हैं, और इंडिया जो है 13% जो है वर्ल्ड के वेजिटेबल का प्रोडक्शन करता है। मैं विश्व का जो सब्जियों का जो उनका जो नीड है उसका 13% जो है इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण का कृषि पे क्या असर पड़ा? देखिए, 1990 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, द फार्मर्स इन इंडिया हैव फेस्ड न्यू चैलेंज। तो भारत के किसानों को बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ा कि कृषि जो है वो देश में नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फैल गया। अब डिस्पाइट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, जहां तक चावल की खेती है, कपास की खेती है, रबर, टी, कॉफी, जूट और स्पाइस यानी मसाले की खेती होती है, इसके अलावा भी नॉट एबल टू compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries। लेकिन जो
विकसित देशों के जितने भी देश हैं उनके साथ वो लोग प्रतियोगिता में नहीं आ सके, कंपीट नहीं कर सके, क्योंकि वहां पे जितने भी एग्रीकल्चरल चीज है उसमें काफी सरकार के द्वारा सब्सिडाइज यानी कि छूट दी जाती थी किसानों को। जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, क्रॉस हाइब्रिड करके नए नए फसलों को इजाद किया गया जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड्स। नए नए बीज हुए जो MS स्वामीनाथन भारत में जो है किया गया था प्रोडक्शन। एंड मेक फार्मिंग मोर प्रॉफिटेबल। इससे क्या हुआ, खेती करना ज्यादा मुनाफा कमाने वाला बिजनेस हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इज मच इन वोग टुडे बिकॉज इट इज प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को गवर्नमेंट जो है जैविक खाद को आज ही प्रमोट करती है ताकि इससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, जो फर्टिलिटी है, उसको मेंटेन की जा सके। ठीक है, ये सारे स्कीम्स के नाम हैं जो कि मोदी रिजीम, मैंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिजीम में एग्रीकल्चर इनिशिएटिव लेके स्कीम लॉन्च किया गया, इनके नाम याद रखें। 2020 का इंडियन एग्रीकल्चर एक्ट हो गया, अटल भूजल योजना हो, पूछेगा कि अटल भूजल योजना जो है वो क्या है। ई नाम फॉर ऑनलाइन एग्री मार्केटिंग, ग्रामीण भंडारण योजना फॉर लोकल स्टोरेज, माइक्रो इरिगेशन फंड, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल स्कीम ऑन। तो ये सारे नाम आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस तरह की स्कीम है। ठीक है, एग्रीकल्चर में जहां तक बात है सिल्क की यानी कि रेशम की, अबाउट 97% ऑफ रॉ मलबरी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। यानी कि जो कच्चा जो मलबरी से मिलने वाला जो रेशम होता है, रेशम के मलबरी जो पत्ता है, ठीक है मलबरी के जो पत्ते होते हैं जो रेशम के कीड़े खाते हैं, तो ये भारत में कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में 97% ऑफ रॉ मलबरी सिल्क यहाँ प्रोड्यूस होता है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। मैसूर एंड नॉर्थ बेंगलोर द अपकमिंग साइट ऑफ $20 मिलियन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क सिटी कहते हैं। किसे, मैसूर एंड नॉर्थ बेंगलोर कंट्रीब्यूट करता है टू अ मेजोरिटी ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। जितना सिल्क प्रोडक्शन होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, इसे सिल्क सिटी कहते हैं। तमिलनाडु वेयर द फर्स्ट लोकेशन टू हैव ऑटोमेटेड सिल्क रीलिंग यूनिट्स। इंडिया प्रोड्यूसेस 4 टाइप ऑफ नेचुरल। तो भारत में 4 तरह के प्राकृतिक सिल्क का उत्पादन होता है, मलबरी, ईरी, टसर एंड मूगा। मूगा आपको पता है असम में बहुत फेमस है मूगा सिल्क। तो द कंट्री प्रोड्यूसेस सिल्क के जितने भी वस्त्र हैं, रेशम के वस्त्र, साड़ी, मेडअप्स, फैब्रिक हो गए, यार्न हो गए, कारपेट्स हो गए, शॉल हो गए, स्कार्फ्स हो, कुशन हो, काफी महंगे होते हैं, कवर्स एंड एक्सेसरीज थ्रू द रॉ मेट। इन्हीं कच्चे मालों से इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है। अप्रैल दिसंबर 2021 का जो महीना होता है, मैंने इंडिया प्रोड्यूस 26,587 मेट्रिक टन ऑफ सिल्क। ये डेटा है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जहां तक कॉफी की बात है, सबको पसंद है, 2008 में भारत ने प्रोड्यूस किया था 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन। पूरे विश्व में जो कॉफी का प्रोडक्शन होता है उसका 3.2% भारत में होता है। और ये कर्नाटक के नीलगिरी की पहाड़ी में, केरला में और तमिलनाडु में इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद हम शुगर केन और चाय की बात कर लेते हैं, इसे भी क्यों छोड़े। ठीक है, तो ये एक ट्रॉपिकल एज वेल एज एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, माने ड्राई एरिया में और जो ह्यूमिड एरिया वहां भी होता है। और ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एक ही गर्म और आर्द्रता वाले जलवायु में उगता है, जहां पे इसकी तापमान की जरूरत होती है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल होना चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर, जो इसके प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए जरूरत है। और इंडिया जो है ब्राजील के बाद गन्ना उगाने में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ले ले, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये मेजर प्रोड्यूसर है गन्ने के। चाय, तो पश्चिम बंगाल में चाय उगती है, नंबर 1 में है आसाम, नंबर 2 में है पश्चिम बंगाल। तो टी जो है एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का उतना इस्तेमाल नहीं होता जितना मानव श्रम का होता है, क्योंकि आज भी बागान की पत्तियां स्त्रियां अपने हाथों से ही, कोमल पत्तियों को हाथों से तोड़ के ही फैक्ट्री तक पहुंचाती है, मशीन का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। आसाम हो गया, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल है ना, तमिलनाडु, केरला जो है मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। और इनके अलावा हिमाचल प्रदेश ले ले, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में शामिल हो गए हैं। पर टॉप में तो आसाम है, सेकेंड में वेस्ट बंगाल है, ये देख सकते हैं आप आसानी से यहाँ से। चाय, इसके बाद आता है ऑयल सीड्स।
यानी कि तेल के बीज और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में तो मैंने पढ़ा दिया है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम स्लाइड है। तेल के बीज देख लेते हैं। 2008 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद बादाम की खेती करने में जो दूसरा सबसे बड़ा देश था वो था भारत। और बादाम के तेल का उत्पादन भी होता है। 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वेरियस ऑयल। माने भारत में खेती हर जितना जमीन है उसका 12% का इस्तेमाल तो उन फसलों का उत्पादन करने के लिए होता है जिनसे तेल निकलता है, चाहे सरसों हो, बादाम हो या कुछ और हो। मेन ऑयल सीड्स जो भारत में प्रोड्यूस होते हैं उसमें ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसम, तिल कहते हैं, सोयाबीन, कास्टर सीड्स हो गए, कॉटन सीड्स, लिनसीड और सनफ्लावर हो गया। और ये जो ग्राउंड नट है बादाम, ये खरीफ क्रॉप है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा। गुजरात की बात करें तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बादाम के तेल में, है ना, फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यानी गुजरात पहला है, सेकेंड में आंध्र प्रदेश है और तीसरा में कौन है, तमिलनाडु है। लिनसीड, देखिए ग्राउंड नट खरीफ क्रॉप है, तो लिनसीड और मस्टर्ड जो तेल के बीज है ये रबी क्रॉप्स है, यानी कि ठंडे महीने में बोए जाते हैं। सेसम यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तिल कहते हैं, ये खरीफ क्रॉप है और ये नॉर्थ और इन द नॉर्थ में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, और एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। यानी कि नॉर्थ में ये खरीफ फसल है, लेकिन दक्षिणी भारत में यही फसल रबी क्रॉप में बदल जाती है, यानी कि ठंडे के महीने में बोई जाती है, नॉर्थ में गर्मी के महीने में बोई जाती है, मानसून के ऑनसेट के साथ। कास्टर सीड जो है ये रबी और खरीफ दोनों मौसम में बोई जा सकती है। तो अब हम लोग देखते हैं रबड़। तो रबड़ की जहां तक बात है तो ये बहुत ही नमी वाले और ह्यूमिड क्लाइमेट में इसका उत्पादन होता है और इसके लिए 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश की जरूरत होती है, जो धान की यानी पैडी की खेती के लिए जो चाहिए 100 उससे ज्यादा, और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की जरूरत है। केरला को ले ले, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड और मेघालय के जो फेमस गारो हिल्स है, यहाँ इसकी खेती होती है। और जहां तक पूरे विश्व के प्राकृतिक रूप से पैदा किए जाने वाले रबड़ की खेती का सवाल है तो भारत प्राकृतिक रबड़ में चौथे नंबर पे आता है। कॉटन कपास की बात करें, जिसके लिए हम लोग ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, जिसे हम लोग रेगुड सॉइल भी कहते हैं, इसमें इसी में ये उगता है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। तो भारत 2008 में चाइना में जो प्रोडक्शन किया था उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और ये काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उगता है, जो कि डेक्कन प्लेटू यानी पठारी इलाके में पाया जाता है। काफी एलिवेटेड टेम्परेचर ज्यादा चाहिए इसके लिए, हल्की बारिश की जरूरत होती है, थोड़ी सिंचाई चाहिए होती है और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज यानी कि 210 दिन बिना ओले का, यानी इसके अगर ओला पड़ा तो पूरा कपास की खेती बर्बाद हो जाएगी। एकदम आपका ब्राइट सनशाइन, उजला धूप चाहिए इसके लिए। खरीफ की फसल है और 6 से 8 महीने इसको लगते हैं मैच्योर होने में। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब के क्षेत्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में से खेती होती है। जूट बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का। ये एक गोल्डन फाइबर है यानी कि सुनहरा रेशम, हर तरह के रस्सी, बोरे, सैक का इस्तेमाल होता है। एलिवेट टेम्परेचर चाहिए और इसके ग्रोथ के लिए यानी कि बढ़े हुए तापमान। पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय में, और ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और जो जूट जो होता है ये बहुत ज़्यादा पानी में रहता है और इसे काटने के बाद भी पानी के अंदर ही इसको तैयार करके इसके रेशे को निकाल के सुखाने के लिए सड़कों पे, जगह पे, धूप में काफ़ी दिन रखता है। और जब ये सूख जाते हैं तो यहाँ से फाइबर रस्सी के रूप में बहुत सारे मैट्स हो गए, जूट्स हो गए, रस्सी हो गए, बोरे हो गए, इसका आयात और निर्यात किया जाता है। आगे अगर देखें तो आपके सामने एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ आपको पूरा वर्ल्ड का, संसार का मैप दिया गया है, जो अलग अलग कलर है, ब्राउन है। ये एक्सटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम है जो आप इस तरह के कलर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है वर्ल्ड का, इसमें भारत भी शामिल है। यहाँ का एरिया, जो ये वाला एरिया है, ये पैस्टोरल, जहाँ पे जो जानवरों का जो पालन पोषण होता है चरवाहा के रूप में, वहाँ पे ये होता है, जो आप देख सकते हैं। ये वाला जो एरिया हो गया यहाँ पे, ये वाला एरिया, ठीक है। इरिगेटेड क्रॉपिंग सिस्टम, ग्रीन वाला जो जोन आप देख रहे हैं, इस यहाँ पे इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम, मार्जिनल लैंड्स इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, बैरन लैंड्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी जो बंजर जमीन है विकासशील देशों में, फॉरेस्ट सिस्टम इन द ट्रॉपिक, जो ग्रेट ग्रीन कलर का है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। यहाँ भारत के भी कुछ क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ
डिग्रेडेड फॉरेस्ट क्रॉपलैंड सिस्टम इन ट्रॉपिक, बोरियल सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, बोरियल सिस्टम्स ऑफ द ईस्टर्न वर्ल्ड, हाई डेंसिटी अर्बन एग्लोमेरियंस और इरिगेटेड क्रॉपिंग सिस्टम्स विद राइस सील्ड गैप। तो ये एक वर्ल्ड का एक मैप है जहां आपको एक पूरा ओवरव्यू मिलता है कि इस तरह की जो खेती के सिस्टम्स हैं, जितने सिस्टम्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं और संसार में इसे कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं, इसे आप आसानी से पॉइंट आउट करके MCQ के क्वेश्चंस और एग्जाम में आने वाले सवालों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये है कुछ परसेंट, व्हाट इज द परसेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन द वर्ल्ड, यानी पूरे भारत में एग्रीकल्चर कृषि के लिए जो जमीन है उसका परसेंटेज क्या है। तो यहाँ भी वर्ल्ड मैप दिया गया है और यहाँ पे अलग अलग, जैसे डार्क ग्रीन जो है ये मेनली प्रोडक्टिव क्रॉप, पैस्चर और फॉरेस्ट लैंड के लिए इस्तेमाल होता है, जितना भी हरा आप देख रहे हैं। जो लाइट ग्रीन है ये मेनली सुइटेबल फॉर क्रॉप्स के लिए, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लाइट ब्राउन है मोस्टली सुइटेबल फॉर फॉरेस्ट, जंगलों के लिए है। जो आप ये ब्राउन देख रहे हैं मेनली सुइटेबल फॉर फॉरेस्ट ट्री क्रॉप्स एंड परमानेंट पास्चर्स, देख सकते हैं जो इस तरह का यहाँ साउथ अमेरिका है ना, अफ्रीका कुछ यहाँ देशों में आप देख सकते हैं, 2 ही जगह है, और यहाँ पे भारत के कुछ हिस्से हैं है ना, और यहाँ पे पड़ोसी देश। इसके बाद जो आप पर्पल देख रहे हैं मोस्टली सुइटेबल फॉर ग्रेजिंग, यानी चरने के लिए, मार्जिनल फॉर सीरियल, यानी अनाज की खेती कम होती है, मैंने यहाँ पे लाइव स्टॉक रैंचिंग ज़्यादा होता है, पशुओं का पालन ज़्यादा होता है, जो कि आप यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के कुछ देशों में देख सकते हैं, साउथ अमेरिका के कुछ देशों को देख सकते हैं, और यहाँ भी यूरोपियन कंट्री भी देख सकते हैं। और जो पीला वाला है ये प्रीडोमिनेटली अंडर प्रोडक्टिव लैंड है, यानी यहाँ खेती बहुत ही कम होती है। तो ये परसेंटेज ऑफ लैंड है, किस किस तरह की खेती कहाँ कहाँ कितने % लैंड में की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो माइनर क्रॉप है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया था, यहाँ पे आप में यहाँ देख सकते हैं ये नेचुरल जो वेजिटेशन है, प्राकृतिक रूप से जो वनस्पति उगते हैं, जहाँ पीला वाला है ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन, यानी जो कांटे वाले जो आपके वन है, जैसे कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे सदर्न स्टेट जो आप देख रहे हैं, गुजरात के कुछ क्षेत्र आप देख रहे हैं, जो पंजाब हरियाणा तक गए हुए हैं, ये आपका अल्पाइन एंड सब अल्पाइन आप देख सकते हैं, हिमालयन ड्राई जो टेम्परेट है, जो यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख यहाँ के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देख सकते हैं, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर जो है ब्लू वाला जो जोन है जो यहाँ देख सकते हैं, और सब ट्रॉपिकल कॉनिफरस जो है देख सकते हैं, जो यहाँ पे यूपी मध्य प्रदेश जो भी एरिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक मैप के जरिए आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि ट्रॉपिकल, अल्पाइन, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल कॉनिफरस के जंगल हमारे देश में मैप में कहाँ कहाँ इजीली लोकेटेबल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी आज हमने खेतीबाड़ी की और खेतीबाड़ी सीखी, खेतीबाड़ी पढ़ी, बहुत सारे फसल उगाए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में हमने इस लेवल पे पढ़ाया जहां बेसिक से लेके यानी एकेडमिक से लेके UPSC लेवल तक के लोग इसके द्वारा अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। विशेषकर वेस्ट बंगाल SSC अपर प्राइमरी KVS के लिए तो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, सीटेट के सेकंड पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज के लिए, SLST के लिए, जितने भी WBCS UPSC स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षा है, एग्रीकल्चर से अगर आपको सवाल चाहिए, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद 200 क्वेश्चंस के MCQ मैं लेके आ रहा हूं, ये वही लोग आंसर दे पाएंगे जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी होगी। तो वो 200 MCQ जल्द ही आने वाले हैं, पहले इस वीडियो को देखें, लाइक करें अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, और आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक बने रहे हम लोग के साथ। ठीक है, और आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।